बच्चों आज हम फार्मास्यूटिक्स पढ़ेंगे, वो भी वन शॉट में। वन शॉट का क्या मतलब है? ये वीडियो लगभग 3 घंटे के आसपास की होगी। उसमें हम कंप्लीट फार्मास्यूटिक्स एकदम एक एक प्रॉपर जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और ये किसके लिए इम्पोर्टेंट होगी ये वीडियो? जो बच्चे डी फार्मेसी के हैं, बी फार्मेसी के, एंड जो बच्चे जी पैट का, बी फार्मा के बाद जी पैट का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं फार्मास्यूटिक्स में हम क्या क्या, इस वीडियो में हम क्या क्या कराने वाले हैं, एक ओवरव्यू ले लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएगी। ठीक है, तो देखो हम सबसे पहले शुरू करेंगे चैप्टर 1 जो कि है इंट्रोडक्शन टू डोजेज फॉर्म। ठीक है बच्चों, तो इसमें सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड क्या क्या होता है एक ओवरव्यू से ये चलेगी। और ये थोड़ी सी स्पीडली होगी बच्चों, क्योंकि हमको पूरी बुक जो कि हम लगभग इस वीडियो में फॉलो कर रहे हैं, आर.एम. मेहता एंड पर्सनल नोट्स जो भी हमारे हैं। ठीक है बच्चों, तो हम पूरी बुक कवर कर रहे हैं तो 3 घंटे में तो ओब्वियसली है कि थोड़ा सा हमें स्पीडली चलना पड़ेगा। सेकंड चैप्टर हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू फार्माकोपिया, तो ये भी चैप्टर होगा। तो हम थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं क्या क्या करेंगे, आप देख सकते हो क्या क्या होगा। देन हम स्टार्ट करेंगे पैकेजिंग। देन पैकेजिंग के क्या क्या पैकेजिंग में फार्मेसी में यूज़ किया जाता है। और देखो काफ़ी लेंथी चैप्टर 5 साइज रिडक्शन। देन साइज सेपरेशन होगा, उसके आगे कटर मिल, बॉल मिल, सब कुछ होगा। तो आपने देख लिया होगा साइज सेपरेशन है ये। ठीक है बच्चों, तो आपके लिए काफ़ी, जिन जिन बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, जो जो बच्चे डी फार्मा और बी फार्मा के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं हम, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो ये देख सकते हैं हम काफ़ी हमने चैप्टर मिक्सिंग, ये मिक्सिंग में कौन कौन, देन उसके बाद एक्सट्रैक्शन, देन प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट वगैरह। ठीक है बच्चों, तो शुरू करें अब हम। ठीक है, चलो हम शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 क्या है हमारा? चैप्टर 1 है हमारा इंट्रोडक्शन टू डोजेज फॉर्म। तो डोजेज फॉर्म का क्या मतलब है बच्चों, बताओ। तो पहले आप देख लो, ये हमारा चरक मेडिकल क्लासेस कोचिंग है। यहाँ पे डी फार्मा का, देन बी फार्मा के सभी सब्जेक्ट एंड नीट के स्टूडेंट्स जो नीट का एग्ज़ाम देंगे, कंप्लीट केमिस्ट्री हम कवर कराते हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू डोजेज फॉर्म। आप मुझे बताओ डोजेज फॉर्म क्या होता है? डोजेज फॉर्म जैसे आप क्या एक टैबलेट लेते हो, कभी कभी आप कैप्सूल भी लेते हो, है ना। कभी टैबलेट लेते हो, कैप्सूल लेते हो, सिरप भी लेते हो जब बीमार होते हैं या छोटे बच्चे। तो बहुत सारी हम फॉर्म लेते हैं, मतलब तरीका, एक मेडिसिन लेने का तरीका किस तरह से वो बनी हुई है। तो क्या क्या तरीका है? एक कुछ टैबलेट भी लेते हैं, कुछ कैप्सूल लेते हैं, कुछ क्या सिरप की फॉर्म में लेते हैं। तो वही जो ये फॉर्म है, तरीका है, वही होता है डोजेज फॉर्म। डोज का फॉर्म किस तरह ली जा रही है। तो अब देखो, अगर नॉर्मली बात करें तो कुछ तो डोजेज फॉर्म होंगी सॉलिड, कुछ होंगी लिक्विड, एंड गैस तो नॉर्मली नहीं होगी, एंड क्या होगी, सेमी सॉलिड। ठीक है, अब सॉलिड मुझे बताओ, सॉलिड क्या है? जैसे आप मुझे बताओ टैबलेट खाते हो तो टैबलेट सॉलिड होती है ना, सॉलिड ही तो है, ठोस है ना टैबलेट। तो ठीक है। लिक्विड, आप जो सिरप पीते हो, मुझे बताओ क्या है वो, लिक्विड की फॉर्म में है ना, तरल ही तो है ना वो। ठीक है, एंड सेमी सॉलिड जैसे लोशन हो गए, क्रीम हो गई, जो सेमी सॉलिड मतलब जिसमें थोड़े सॉलिड के पार्टिकल हैं लिक्विड में। ठीक है बच्चों, सेमी सॉलिड, सेमी मतलब मीडियम, बीच का, और सॉलिड मतलब सॉलिड, पता ही है आपको ये सॉलिड। ठीक है, तो सॉलिड और लिक्विड के बीच का, ऐसे समझ सकते हो सेमी सॉलिड। तो हम यहाँ पे डायग्राम से समझ सकते हैं। देखो बच्चों, ये है टोटल, यहाँ पे लिख देते हैं हम, ये है डोजेज, FOR फॉर्म्स। ठीक है, कैसी कैसी डोज बनी हुई हैं। अब देखो, ये एक है सॉलिड फॉर्म, एक है लिक्विड फॉर्म, देन है सेमी सॉलिड फॉर्म। ठीक है बच्चों, अब सॉलिड में क्या आप खाते हो? टैबलेट खाते होंगे कभी, कोई फीवर, जैसे आप पैरासीटामोल की कॉमन, सभी बच्चे टैबलेट खाते होंगे अगर फीवर हो गया कभी भी, या पेरेंट्स खाते होंगे, उनके घर में यूज़ होती होगी, बहुत कॉमन है पैरासीटामोल की टैबलेट। ठीक है बच्चों, देन उसके बाद मुझे बताओ, कैप्सूल सॉलिड ही है ना उसके अंदर, देन पाउडर भी सॉलिड है, और ये पिल्स। तो इस सॉलिड डोसेज फॉर्म की कौन कौन सी एग्जाम्पल हैं? टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर एंड पिल्स। अब लिक्विड डोसेज फॉर्म मतलब
क्या जो भी तरल है, लिक्विड है, जानते ही हो लिक्विड क्या होता है, तरल। तो लिक्विड डोसेज फॉर्म दो टाइप का है, एक है मोनोफेसिक, एक है बाईफेसिक। मोनो का क्या मतलब होता है, जहाँ पर भी वर्ड मोनो यूज़ होगा वहाँ पे आप लिखोगे एक। फेसिक मतलब एक फेज, यानी कि एक जैसा फेज। जैसे सपोज करो आप एक ग्लास लो, उसमें लिया हमने पानी, ठीक है बच्चों, और उसमें नमक मिला दिया, नमक मिला दिया तो अच्छे से घुल जाता है ना, पता नहीं चलता, तो ये एक फेज़ हो गया। फिर आपने बाई फेस का एग्जाम्पल मैं बताऊं, आपने ये पानी लिया, गिलास लिया, उसमें पानी डाला, अब उसमें मिट्टी आपने क्या मिलाई, मिट्टी मिला दी, तो मिट्टी मिलाई तो वो नीचे बैठ जाएगी वैसे तो, और मिट्टी, या फिर चलो ये एग्जाम्पल ले लेते, ऑयल मिला दिया तो ऑयल क्या होगा, तो उन पानी नीचे हो जाएगा, ऊपर तेल ठहरने लगेगा। तो एक फेज़ ये हो गई, एक फेज़ ये हो गई। तो ये बाई, जहाँ पे भी बाई वर्ड यूज़ किया जाता है इसका मतलब है दो फेज़। ठीक है बच्चों, ठीक है। चलो अब मुझे थोड़ा सा मोनोफेज़ी यानी कि एक फेज़ के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल को हम कुछ डिटेल में पढ़ेंगे, कुछ एक नॉर्मल एक एग्जाम्पल के तौर पे कि जहाँ हमारे एग्ज़ाम में आए लिक्विड डोसेज फॉर्म, तो आप एक जनरल उसके बारे में दो दो एक एक लाइन बता सको। हम इस लेवल पे यहाँ फार्मास्यूटिक्स ख़त्म कर रहे होंगे। अब है मोनोफेसिक। मोनोफेसिक मतलब एक फेज़, यानी कि अच्छे से डिज़ोल्व हो गया होगा। तो पहला क्या है, लोशन है, माउथ वॉश है, जो माउथ में कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो माउथ में सपोज करो माउथ में वॉश करने के लिए जो भी बैक्टीरिया वायरस वगैरह लग जाते हैं, तो माउथ को माउथ वॉश, स्प्रे, आई लोशन, आई ड्रॉप्स और नेसल ड्रॉप जो नाक के लिए यूज़ की जाती है। आई मतलब आँखों के लिए ड्रॉप्स यूज़ की जा रही हैं, ड्रॉप्स एंड लोशन भी होती हैं आईज़ के लिए। ठीक है बच्चों, देखो एक्सटर्नल का क्या मतलब है, यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे सर ने ये नहीं बताया कि मोनोफेसिक दो टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल का मतलब है जो बॉडी के बाहर से डलते हैं, बाहर के पार्ट पे। इंटरनल मतलब जो पर्टिकुलर रूट को फॉलो कर रहे हैं, जैसे हम जो मुंह में अंदर डालते हैं, जैसे क्या हो गया, सिरप हो गए बच्चों एंड ड्रॉप्स हो गए। ठीक है, सिरप हो गए एंड ड्रॉप्स हो गए, ये इंटरनल है ना, मुंह से लेते हैं हम। ठीक है, अब बाईफेसिक मुझे बताओ, बाई मतलब दो, फेज मतलब दो फेज। ठीक है, अब बाई फेसिक मतलब दो फेज होंगे। तो एक तो है सस्पेंशन, जो मैंने एग्जाम्पल बताया था, एक बीकर लिया, ठीक है बच्चों, एक बीकर लिया, इसमें मैंने मिलाया पानी, इसमें मैंने मिलाया पानी, और इसमें कुछ सॉलिड के पार्टिकल, उनका पर्टिकुलर साइज होगा, सस्पेंडेड पार्टिकल इसमें डिसॉल्व कर दिए। तो आपने कुछ सिरप पर ये लिखा हुआ देखा होगा कभी, शेक वेल बिफोर यूज, देखा है बच्चों कभी, शेक वेल बिफोर यूज। शेक मतलब हिलाना, वेल मतलब अच्छे से हिलाओ, बिफोर यूज़ करने से पहले हिलाओ। क्यों, क्योंकि वो सस्पेंशन होता है, उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल डिसॉल्व होते हैं, अब वो नीचे बैठ जाते हैं। जब हम प्रॉपर बोतल को हिलाएंगे तो वो ऊपर आ जाएंगे, मतलब हमें वो प्रॉपर मेडिसिन मिल जाएगी। इमल्शन क्या होता है, इमल्शन होता है जिसकी दो फेज़ होती हैं, जैसे कि वाटर है, हमने उसमें ऑयल मिला दिया तो एक फेज़ ऊपर आ गई, एक फेज़ नीचे आ गई। तो ऐसे भी होता है, ऑयल इन वाटर दो टाइप का होता है, एंड वाटर इन ऑयल, मतलब ऑयल को वाटर में मिला रहे हैं या वाटर को ऑयल में मिला रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो शॉर्ट फॉर्म में सिंपल वे में आपको समझ में आ जाए, जिससे आप एग्जाम रिलेटेड सफिशिएंट लिख दो। अब बच्चों एक नेक्स्ट है, एक मिनट बच्चों ज़रा, ये 8 हम पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। अब बच्चों एक है सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, मतलब थोड़ी सा सॉलिड है और थोड़ा सा क्या है, लिक्विड है। चलो ठीक है, अब मुझे बताओ, एक तो हो गया एक्सटर्नल, एक हो गया इंटरनल, ये क्या सेम है? एक्सटर्नल मतलब जो बॉडी के आउटर पार्ट है ना, बॉडी के बाहर से यूज़ करे जाते हैं। इंटरनल मतलब जो पर्टिकुलर रूट को फॉलो कर रहे हैं, जैसे हम माउथ से लेते हैं नॉर्मली। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको? ठीक है बच्चों, तो एक एक्सटर्नल रूट हो ही गया, एक हो गया इंटरनल रूट। एक्सटर्नल मतलब जो बॉडी के आउटर पार्ट से, सेमी सॉलिड मतलब एक क्रीम, ये और हो गए पेस्ट, जो हम टूथपेस्ट करते हैं ना, ये लिख सकते हैं टूथपेस्ट, है ना, टूथपेस्ट करते हैं, तो वो भी क्या है, वो भी क्या है, क्या है वो है सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। और ये किस टाइप में है, एक्सटर्नल। समझ में आ गया बच्चों? इंटरनल है सपोस्ट्री या तो रेक्टम रूट से दी जाती है या फिर किस रूट से दी जाती है, वेजाइनल रूट से दी जाती है।
ठीक है, मतलब कि इंटरनली है ना, बॉडी के अंदर के पार्ट में है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा डोसेज फॉर्म को? सबसे पहले हमने पढ़ा सॉलिड डोसेज फॉर्म, लिक्विड डोसेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। अब सॉलिड डोसेज फॉर्म जो पढ़ा था, सॉलिड मतलब सॉलिड चीज़, सॉलिड है ना, टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर और एंड पिल्स। लिक्विड क्या पढ़ा? लिक्विड हम नॉर्मली मार्केट में हम जानते हैं, लोशन होते हैं, माउथ वॉश होते हैं, स्प्रे होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपने कॉमन जानते होंगे, आई लोशन, आई ड्रॉप, एक्सटर्नल और इंटरनल हुड। एक्सटर्नल मतलब जो बॉडी के बाहर से, इंटरनल मतलब जो बॉडी के अंदर से। मोनोफेज वाइज है, जहाँ भी मोनो वर्ड आता है, जहाँ पर भी ये समझ लो, यहाँ पर जहाँ पर भी मोनो वर्ड आएगा तो इसका क्या मतलब है कि एक फेज या एक चीज़, और जहाँ पर भी बाई आएगा तो इसका मतलब है दो। जैसे और जहाँ पर भी मोनो, बाई, ट्राई, टेट्रा, ये वर्ड का मतलब ये है तीन, टेट्रा मतलब कि चार। ठीक है बच्चों, ये एक जनरल चीज़ पढ़ सकते हैं आप। तो आपको अब मुझे बताओ थोड़ा सा कि अब मैं एग्जाम्पल पूछूं कि सपोज करो कोई भी टैबलेट है, ठीक है, टैबलेट है एंड ये सपोस्ट्रीज है, सपोस्ट्री जो आपने पढ़ी है, ठीक है, एंड और क्या बोल सकते हैं, कैप्सूल है, पाउडर है, ये ऐसे ही जस्ट एग्जाम्पल। टैबलेट कौन सी डोजेज फॉर्म है? सॉलिड। पाउडर हमने पढ़ा सॉलिड, कैप्सूल भी सॉलिड, सपोस्ट्री बताओ जरा, सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड। ये कई बार एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बच्चों सिरप क्या है? सिरप बताओ क्या है? लिक्विड, लिक्विड है ना, तरल मतलब। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? सिरप क्या है? लिक्विड है। सिरप जैसे आप ये एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं, जब आप ये सिरप की बोतल लाते हैं तो यहाँ पे पर्टिकुलर एक लिखा होता है ना, कोई भी कुछ भी इंफॉर्मेशन होती कि उसमें पैरासीटामोल है, इंग्रेडिएंट्स हैं, इस तरह की इंफॉर्मेशन होती। तो इसके ऊपर आप एक बार और देखोगे, अगर सस्पेंशन है वो, तो उस पर लिखा होगा शेक वेल बिफोर यूज़। इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका मतलब है कि यूज़ करने से पहले, उपयोग करने से पहले, क्या मतलब है? उपयोग करने से पहले क्या करना है? उसको शेक करना है। करने से पहले उसको शेक करना है, मतलब हिलाना है, शेक करना है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? चलो ठीक है, जनरल चीज़ समझ सकते हैं। अब एक चीज़, टैबलेट, अगर मैं एक जनरल में बात करूं कि ताकि आपको थोड़ा सा टचमेंट आ जाए, टैबलेट जैसे आपने सुना होगा पैरासीटामोल की टैबलेट, ओफ्लॉक्सेसिन की टैबलेट। जब आपको एलर्जी होती है, एलर्जी बताओ बच्चों, जब एलर्जी होती है तो आप क्या लेते हो? सिट्राजीन लेते हो ना। आजकल क्या लेने लगे हैं? लीवोसिट्राजीन। अब आप कहेंगे कि लीवोसिट्राजीन क्या अलग है? नहीं, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। लीवो ग्रुप और डेक्सट्रोरोटेटरी जो होता था, तो ये ज़्यादा अच्छी आई, बेटर आई है ना मार्केट में। ये बेटर इसके फंक्शन हुए, इजीली अवेलेबल तो है ही, दोनों इजीली अवेलेबल हैं, इजीली बन जाती हैं, बट इसके जो उपयोग में आने लगा ये ज़्यादा आने लगी, बहुत जल्दी ये अपना यूज़ दिखाती है लीवोसिट्राजीन। तो एलर्जी की इसी तरह से पैरासीटामोल और फ्लक्सेसिन, बहुत सारी मार्केट में टैबलेट हैं जो आपको याद होगी। एंटीबायोटिक के, अब मुझे थोड़ा सा एंटीबायोटिक के नाम बता दो जरा बच्चों, एक दो एंटीबायोटिक आपने सुना भी होगा, बताओ क्या बहुत कॉमन सुना होगा? एमोक्सिसिलिन या क्लेवोलैनिक एसिड के साथ आपने सुना होगा, है ना एंटीबायोटिक। और क्या सुना होगा? ओफ्लॉक्सेसिन है ही, ठीक है, सिप्रोफ्लॉक्सेसिन है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ बच्चों, एंटीबायोटिक क्या काम करती है? किसको मारती है एंटीबायोटिक? जो हम मार्केट में कहते हैं ना कि एंटीबायोटिक दे दो, या एंटीबायोटिक डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब कर दी, इसका मतलब है वो वायरस, बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु जो आपने पढ़ेंगे, वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, है ना, कवक वगैरह, इन सब को मारती है, या फिर इनको या तो इनकी ग्रोथ को रोकती है, या फिर किल करती है इनको। ठीक है बच्चों, ओके, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, शॉर्ट में चल रहा था थोड़ा सा, चैप्टर 2, इंट्रोडक्शन टू फार्माकोपिया। अच्छा मुझे बताओ फार्माकोपिया क्या है? फार्माकोपिया क्या है? जैसे हमारा इंडियन फार्माकोपिया यहाँ गाजियाबाद में है ना, यूपी में, ठीक है। तो आप मुझे बताओ फार्माकोपिया क्या है, इसके बारे में आप मुझे बताओ। देखो
फार्माकोपिया क्या है? जैसे आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूट को पढ़ते हो, किसी ने कोई कुछ भी गलत काम किया है, कुछ भी चीज़ की, ठीक है, हमारी हर चीज़ क्या कहाँ लिखी है? संविधान में लिखी है। कोई भी चीज़ की दहेज नहीं लेना, हमें जो काम करने हैं, हमारी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और हमें किस तरह से काम करना है, कौन सा अप्रूवल, कोई कंपनी खोल रहे हो तो कोई अप्रूवल चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब वो कहीं ना कहीं लिखी हुई होनी चाहिए, ठीक है। उसी तरह अगर फार्मा मेडिसिन की बात करें, फार्मा रिलेटेड की बात करें या कॉस्मेटिक रिलेटेड की बात करें, तो वो एक पर्टिकुलर बुक है जिसमें हम जैसे कोई भी मेडिसिन कैसे बननी है, कैसे बिकनी है, किस मार्केट में बिकनी है, और ऐसा नहीं है कि उसको एक डब्बे में बंद करके बस कुछ भी भर के दे दिया, एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है, हमको वो फॉलो करनी है अगर उसको पेशेंट तक पहुंचानी है तो। और वो जो हाँ बुक है वो लिखा हुआ है फार्माकोपिया में। तो ठीक है, तो ये एक किताब है, जैसे हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक संविधान है, उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं प्रॉपर। तो ऐसे ही एक दवाई के लिए संविधान समझ लो आप, दवाई के लिए, मेडिसिन के लिए, हॉस्पिटल के लिए, किसी भी दवाई रिलेटेड किसी भी चीज़ के लिए ये एक संविधान है फार्माकोपिया, और ये है एक बुक है, ठीक है। अब बुक है तो इसका मतलब कोई भी, जैसे संविधान है वो अपडेट होता रहता है ना, जैसे आपका फ़ोन है, पहले ब्लैक एंड वाइट था, फिर एक धीरे धीरे एंड्रॉयड स्मार्टफोन होने लगे, फिर एंड्रॉयड होने लगे, उसी तरह अपडेट होने लगे। तो इनके भी अपडेशन आए, कितने 9 अपडेट आए ये, ठीक है। सबसे पहले कौन से ईयर में था, हम जनरल इन्फॉर्मेशन लेंगे, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं चलेंगे कि फर्स्ट इसका अपडेशन कब आया, सेकंड कब आया, थर्ड कब आया, बस जनरल इन्फॉर्मेशन आपको मैंने शॉर्ट में बता दिया है कि ये पर्टिकुलर एक बुक है, इसमें मेडिसिन कैसे मैन्युफैक्चर्ड होती है, कैसे सेल होती है, कैसे बनती है प्रॉपर वे में, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, और क्या प्रेमाइसेस मतलब एरिया कैसा चाहिए, और जो मैन्युफैक्चर बनाने वाले हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, केमिस्ट कैसे होने चाहिए, पूरी मेडिसिन का एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ शुरू जीरो से लेके एकदम लास्ट जब तक वो पेशेंट के पास नहीं आती तब तक। अगर कोई टैबलेट है तो 10 का पैकिंग है तो उसके ऊपर कैसे, डब्बे के ऊपर, उस बॉक्स के ऊपर कैसी लेबलिंग होनी चाहिए, उसमें क्या क्या लिखना चाहिए। ऐसे नहीं कि अंदर हमने लेबल बना दिया एक डब्बे के बाहर पैरासीटामोल का, और अंदर लिख दिया हमने एमोक्सिसिलिन टैबलेट है, या पैरासीटामोल का बाहर लिख दिया और उस पर लिख दिया 500 mg, अंदर पता चला 325 mg है। एक प्रॉपर वे में, प्रॉपर तरीके में हमें पता होना चाहिए। तो देखो बच्चों, फर्स्ट एडिशन ऑफ आईपी एंड फीचर 1955 में फर्स्ट एडिशन ऑफ आईपी एंड उसके फीचर्स, मतलब उसमें क्या क्या था, उसमें क्या क्या अच्छाइयाँ थी, उसके क्या क्या पॉइंट थे, ऐसे समझ लो। तभी तो हम फार्मेसी में मोस्टली हम जितनी भी फार्मेसी है, डी फार्मा बच्चे, बी फार्मा, एम फार्मा, तो हम फार्माकोपिया का एक एक पॉइंट याद होना चाहिए, तभी हम आगे हमारे लिए यूज़फुल होगा। जब हम इंडस्ट्री में जाएंगे या फिर हम रिसर्च में जाएंगे, कहीं पर भी जाएं, हमें फार्माकोपिया याद होना चाहिए। बट इस वीडियो में हम थोड़ा सा फास्टली करेंगे और बहुत जल्दी करेंगे। अच्छा, क्या क्या फीचर्स थे? वेट है ना, वेट मतलब तोलना, एंड मीज़र मतलब मापना, हैव बीन गिवन इन मेट्रिक सिस्टम में वेट एंड मीज़रमेंट दिए गए थे, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम क्या है। मास को मीज़रमेंट करने के लिए, जैसे अब देखो मास को कैसे होता है, ग्राम में होता है नॉर्मली, है ना, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, आपने देखा भी होगा, ठीक है, या फिर mg में भी होता है। अब आप देखो, जब कभी आप मार्केट में देखना, एक सिरप की बोतल होगी, सिरप की कोई भी बोतल है, तो उसमें क्या लिखा होता है कि पर्टिकुलर 5 ml हम लेंगे, मतलब उसमें एक ढक्कन लेंगे। अगर हम एक ढक्कन लेंगे तो हमें उसमें मिलेगा 250 mg पैरासीटामोल, है ना, इस टाइप से कुछ लिखा होता है, या 100 mg पैरासीटामोल किसी बच्चे के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब mg में लिखा हुआ है ना, तो यही है मैट्रिक सिस्टम। तो इसमें ये एक पर्टिकुलर फीचर्स था, तो एक दो हमने फीचर लिखे हुए हैं, बाकी हम बस इतना देखेंगे फर्स्ट एडिशन कब आया, सेकंड कब आया, बहुत ज़्यादा। अच्छा, टेम्परेचर हैज़ बीन एक्सप्रेस्ड इन डिग्री सेल्सियस, है ना। टेम्परेचर को कैसे, जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, नियर अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस ना इंटरनल, तो इस तरह टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में हमारा डिनोट किया गया है। इसका फीचर है इंडियन फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन का। अच्छा, डोज आर एक्सप्रेस्ड बोथ इन मेट्रिक सिस्टम, कितने mg वगैरह में लेनी है, एज वेल एज
एज वेल एज इन इम्पेरियल सिस्टम। तो इम्पेरियल सिस्टम में भी है और मैट्रिक सिस्टम में भी है क्या, डोज। जैसे आपको पैरासीटामोल लेनी है, सपोज करो 500 mg, ठीक है, 500 mg, 625 mg, या बच्चों के लिए लेनी है 100 mg, 200 mg, जितनी भी 250 mg जितनी भी है, तो ये पर्टिकुलर मेजरमेंट ये बताए गए थे कि इस ही सिस्टम में लेनी है आपको, मैट्रिक सिस्टम एज वेल एज इम्पेरियल सिस्टम। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है मुझे बताओ। ये हमने लिखा सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, आप मुझे बताओ। एक बीकर है और इसमें मैंने लिया पानी, ठीक है। ये एक बीकर है, सेकंड फर्स्ट ए बीकर, ये बी बीकर, इसमें मैंने सेम पानी लिया। यहाँ पे 2 ग्राम मैंने डाला नमक, यहाँ पे 2 ग्राम मैंने डाली चीनी। ये किया और मैंने स्टिर किया, मतलब मिलाया। ये मैंने ये 2 ग्राम चीनी डाली, स्टिर किया मतलब मिलाया। अब इसको चला दिया, घूमता रहा। ठीक है बच्चों, अब मुझे आप ये जवाब दो, जब 2 ग्राम मैंने नमक डाला, मिलाया और 2 ग्राम चीनी डाले, तो ये बताओ ए जल्दी बन जाएगा या फिर बी सॉल्यूशन बनेगा ना। ए का सॉल्यूशन जल्दी बनेगा या बी का, बताओ। कभी भी फील करना या देखना घर में, नमक बहुत जल्दी घुलता है और चीनी बहुत लेट घुलती है नमक के मुकाबले। तो इसका मतलब नमक ज़्यादा क्या हुआ, सॉल्युबल हुआ। अगर आपसे पूछें नमक ज़्यादा सॉल्युबल है या चीनी, किसमें किसमें, एल्कोहल में नहीं, वाटर में। हमने वाटर में मिलाया था ना, तो वाटर में नमक ज़्यादा सॉल्युबल है, तो मोर सॉल्युबल है ना। अब इसकी कोई टर्म होनी चाहिए कि भाई कैसे सॉल्युबल है, ज़्यादा सॉल्युबल है, कम सॉल्युबल है। ये तो हम घर की बात करें, मेडिसिन में तो ऐसा नहीं चलता। मेडिसिन में तो पर्टिकुलर एक हमें क्या देना पड़ता है, डाटा देना पड़ता है कि इतना सॉल्युबल है। चलो कोई बात नहीं, तो डाटा भी देंगे हम। अच्छा, अब जो सॉल्युबिलिटी मैं पढ़ाऊँगा अब इस टाइम, ये इंडियन फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन का नहीं है। ये जो आज 9th एडिशन है, जो आज करंट में फार्मेसी में, फार्माकोपिया में, फार्मेसी इंडस्ट्री में जो सॉल्युबिलिटी को हम फॉलो करते हैं वो मैं पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये एंड तक आपको पता होनी चाहिए कि सॉल्युबिलिटी क्या है। और सॉल्युबिलिटी आप अगर लैब में प्रैक्टिकल भी करते हो तो आप देखना, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को पानी में मिलाना, वो सॉल्युबल नहीं है, इजीली सॉल्युबल नहीं होता। तो ये हमें करंट में पता होनी चाहिए, जो आज की डेट में हमारे जो केमिकल हैं इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग और लैब के अकॉर्डिंग वो कितने सॉल्युबल हैं। ठीक है बच्चों, चलो। तो सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो ये हम किसको फॉलो कर रहे हैं, जो करंट इंडियन फार्माकोपिया है उसके लिए। ठीक है बच्चों, अब मुझे बताओ वेरी सॉल्युबल, अगर कोई कहे बहुत ज़्यादा घुलनशील, क्या मतलब है, बहुत घुलनशील, बहुत घुलनशील है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, हम ये सारी टर्म बात कर रहे हैं 1 ग्राम के लिए। ठीक है बच्चों, हम 1 ग्राम के लिए बात कर रहे हैं कि वेरी सॉल्युबल किसको बोलेंगे। ठीक है, अगर 1 ग्राम 1 ml से कम में घुल जाता है, सॉल्वेंट हमने लिया और 1 ml से कम में डिज़ोल्व हो गया, तो उसको आप क्या बोलोगे, वेरी सॉल्युबल। मतलब नज़र भी आ रहा होगा, आराम से घुल रहा है, काफ़ी घुल रहा है। वेरी मतलब बहुत। फ्रीली, फ्री मतलब आराम से, वेरी मतलब बहुत, फ्रीली सॉल्युबल। इसका क्या मतलब है, आपने 1 ग्राम लिया, इसका मतलब आपने एक बीकर लिया, ठीक है, आपने 1 ग्राम इसमें कोई भी सॉलिड डाला जिसको हम डिज़ोल्व कर रहे हैं। आपने 1 ml डाला, नहीं घुला। आपने 2 ml डाला, नहीं घुला। आपने 10 ml तक डाल दिया और ये घुल गया, या 9 ml में, 8 ml में घुल गया। यानी 1 ml से लेके 10 ml तक किसी भी चीज़, 1 ml से लेके 10 ml तक, यानी 1 2 3 4 5 6 10 तक अगर घुल जाता है तो इसका मतलब है फ्रीली सॉल्युबल, आराम से। फ्रीली मतलब आराम से सॉल्युबल है। आप खाली सॉल्युबल किसे बोलोगे, कोई चीज़ सॉल्युबल है। आपने एक बीकर लिया, उसमें 1 ग्राम सॉलिड डाला, अब आपने कम से कम 10 ml सॉल्वेंट डाला तो नहीं घुला। सब 10 से 30 है ना, पता चला आपने 5 ml और डाल दिया, टोटल 15 हो गया ना, तो 5 ml डाल दिया, अब घुल गया है। तो 10 से 30 ml घुलने में लगते हैं, तो आप बोल सकते हो कि हाँ ये चीज़ सॉल्युबल है। ठीक है बच्चों, 1 मिनट बच्चों। चलो, अब स्पेरिंगली सॉल्युबल। स्पेरिंगली सॉल्युबल मतलब थोड़ा मुश्किल से। आपने एक बीकर लिया, आपने क्या डाला, 1 ग्राम डाला, क्या, कोई भी सॉलिड,
और आपने डाले 40 ml, पता चला नहीं घुला, आपने 5 ml और डाले, यानी कि टोटल होगा 45 ml। क्या डाले? कोई भी सॉल्वेंट। तो जब आपने मिक्स किया, जैसे वाटर ले लो सपोज करो, और आपने डिसॉल्व किया तो पता चला घुल गया। तो 30 ml से 100 ml तक अगर लग पा रहे हैं और ये घुल पा रहा है चला के या जैसे भी, तो क्या होगा? आप इसको बोल सकते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल, थोड़ा मुश्किल से सॉल्युबल है, बट सॉल्युबल है, ऐसा नहीं घुल रहा। स्लाइटली सॉल्युबल, स्लाइटली मतलब बहुत थोड़ा सा घुलनशील, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। आपने क्या लिया? 1 ग्राम लिया। अब उसको डिज़ोल्व करने के लिए, उसको घोलने के लिए कम से कम 100 और ज़्यादा से ज़्यादा 1000 ml तक लग पा रहे हैं सॉल्वेंट, तब जाके घुल पा रहा है। तब आप बोलोगे स्लाइटली सॉल्युबल, बहुत मुश्किल से, बहुत थोड़ा सा घुल पा रहा है। वेरी स्लाइटली मतलब घुल ही नहीं पा रहा, मतलब बहुत ही मुश्किल हो रही है घुलने में। आपने 1 ग्राम लिया, आपने क्या मिलाया? पानी मिलाया है, जो भी सॉल्वेंट मिलाया, कितना? 1000 से 10,000, ठीक है। तो पता चला ml, तो पता चला नहीं 1000 से 10,000 के बीच में घुल पा रहा है, मगर ये बहुत ज़्यादा क्या है, ये बहुत ही बड़ा लेना पड़ेगा ना अब तो हमें बीकर, तो ये बहुत ही ज़्यादा है, तो बहुत ही मुश्किल से प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल, घुल ही नहीं पा रहा। जैसे सपोज करो मिट्टी है, मतलब रेत है, सपोज करो रेत है, 1 ग्राम रेत लिया, अब उसमें कितना ही पानी डाल दो वो घुलेगा नहीं ना। तो 10,000 इकाई सैकड़ा है ना, 10,000 हो गए ना, एंड ओवर 10,000 पार्टिकल भी डाल दिए, पार्टिकल मतलब 10,000 ml से कितना भी ज़्यादा डाल दो वो डिज़ोल्व ही नहीं हो पा रहा। तो इसका मतलब भाई प्रैक्टिकली ये चीज़ इनसॉल्युबल है, प्रैक्टिकली कह सकते हैं कि ये चीज़ क्या है? इनसॉल्युबल है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? ठीक है, तो हम थोड़ा सा इंडियन फार्माकोपिया के बारे में और जानकारी ले लेते हैं। जो हमने ये सॉल्युबिलिटी के बारे में जानकारी ली, ये हम करंट इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। जो फार्माकोपिया बोलती है जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है करंट में मेडिसिन की, ठीक है, करंट में मेडिसिन की जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, हम उसको जो सॉल्युबिलिटी, कोई भी मटेरियल के बारे में लिखा रहेगा सॉल्युबिलिटी कितनी है, तो हम ये फॉलो करेंगे। ठीक है बच्चों, जो हमने अभी बात करी है इंडियन फार्माकोपिया का थोड़ा सा और समझ लेते हैं। तो सेकंड एडिशन बच्चों कब आया था? सेकंड एडिशन आया था 1966 में। थर्ड एडिशन कब आया था? 1985 में। अच्छा, आप कहेंगे कि सर इनके फीचर्स क्यों नहीं बता रहे? फोर्थ एडिशन आया था, हम थोड़ा स्पीडली चल रहे हैं तो इसलिए नहीं बता रहे, 1996 में। फिफ्थ एडिशन कब आया था? 2007 में। देन 6 2010 में, 2014 में 7, फिर 8 आया 18, देन 2022 में 9 एडिशन। ठीक है बच्चों, अब देखो मैं एक थोड़ा सा ट्रिक बता देता हूँ कि आप जिस तरह से, अगर हम आज 2022 की बात करें, मतलब इंडियन फार्माकोपिया का न्यू वर्जन की बात करें, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप सब चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं वो आप लिख सकते हो कि उसमें क्या बताई गई है। उसमें डोजेज भी बताई गई है, उसमें प्योरिटी भी बताई गई है, कैसे चेक करें। प्योरिटी मतलब होता है ऐसे प्योर कितना है मतलब, तो उसमें प्योरिटी की बताई गई है। उसमें पर्टिकुलर पैरासीटामोल, हर एक जितने भी आपने सुने होंगे, ऑफ्लॉक्सेसिन, जितनी भी एंटीबायोटिक, पैरासीटामोल वगैरह, सबका उसमें प्योरिटी चेक करने का तरीका बताया गया है। मोस्टली तरीका किससे है? HPLC से है। और क्या है? UV है, GC है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जिससे सेपरेशन होता है। ठीक है, इनसे है। यानी कि ओवरऑल आप जो करंट में आपको पता है मेडिसिन के क्या क्या फीचर्स हैं। ठीक है, जैसे जनरल फीचर क्या है चेक होते हैं, हम मेन तो है ना, प्योरिटी है, DT है, फ्राइबिलिटी है, हार्डनेस है, कोई टैबलेट कितनी हार्ड होनी चाहिए, ये पैरामीटर भी सब कुछ ओवरऑल। अच्छा, कोई कहाँ से शुरू होती है? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से होती है, तो इसकी प्रीमाइसेस भी बताई गई होगी, है ना। करंट में प्रीमाइसेस क्या होती है करंट में? मतलब मैं इंडियन फार्माकोपिया की बात कर रहा हूँ टोटल। ठीक है, तो जनरल एक फीचर्स आपको पता होने चाहिए। तो क्या प्रीमाइसेस मतलब कितना एरिया चाहिए। अच्छा, जब मैन्युफैक्चर होता है तो कौन करते हैं? केमिस्ट करते हैं, तो उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में भी कुछ डाटा दिया होगा। ठीक है बच्चों, तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन सब कुछ होनी चाहिए कि हाँ, ऐसे केमिस्ट के बारे में क्वालिफिकेशन का डाटा का सीन है कि अगर आप कोई भी टैबलेट बना रहे हो, कैप्सूल बना रहे हो, फार्मेसी रिलेटेड कुछ भी बना रहे हो, कोई भी, तो कोई एक सपोज करो कोई ये एक पर्टिकुलर यूनिट है, यहाँ पे एक मैन्युफैक्चर हो रहा है पैरासीटामोल। तो बच्चों अगर पैरासीटामोल मैन्युफैक्चर हो रहा है
तो ये क्या क्या उसमें मशीन आएंगी काम में, कौन उसको मशीनों को ऑपरेटर कौन चलाएगा, किसके द्वारा अप्रूवल होगा, सब चीज़ें, और क्या उनकी प्योरिटी होगी। जो सपोज करो पैरासीटामोल का कोई रॉ मटेरियल होगा ना, ठीक है, उसमें फिर क्या उसमें डलता है, एक्सिपिएंट डलते हैं, तो उसमें उनकी क्या क्या क्वालिटी होगी, सारी चीज़ इस बारे में यहाँ पे बताई गई होंगी। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो अब हम लिस्ट ऑफ फार्माकोपिया, लिस्ट ऑफ फार्माकोपिया का मतलब क्या है, अब देखो, जैसे आप ये समझ लीजिए, तो बच्चों फार्माकोपिया के बारे में आपको मैं एक बात बताता हूँ। सपोज करो आपने कोई भी एक टैबलेट बनाई और वो बनाई इंडिया में, ठीक है, ठीक है, तो आपने क्या फॉलो किया, इंडियन फार्माकोपिया बुक फॉलो की ना, ठीक है। आपने कोई भी टैबलेट बनाई अमेरिका में, तो अमेरिका का उसी तरह अपना भी जैसे इंडियन फार्माकोपिया उन अमेरिका का भी होगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया, ठीक है बच्चों। तो आपने वो बुक क्या फॉलो करेंगे वहाँ पे अमेरिका में बनाने के लिए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया, ठीक है। तो इंडिया में बनाए, इंडियन फार्माकोपिया फॉलो किया और आपने मार्केट में वो सामान उतार दिया, सामान मतलब कि टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, जो भी आप कह रहे हैं, यूएसपी फॉलो करी और यूएसपी से मार्केट में, अमेरिका की मार्केट में उतार दिया, ठीक है। तो अब आप बताओ, क्या इंडिया में कोई टैबलेट मैन्युफैक्चर करके इंडियन फार्माकोपिया को फॉलो करके हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ या अमेरिका में क्या वो मार्केटिंग कर सकते हैं? नहीं बच्चों, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर आप इंडिया में कोई भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो आपको उस कंट्री का जो फार्माकोपिया चलता है, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया, आपको यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया की बुक फॉलो करनी पड़ेगी, और जब बुक फॉलो करेंगे तब जाके आप सेल डिस्ट्रीब्यूशन अमेरिका में कर सकते हैं ईजीली। ऐसे ही बीपी है, ये कहाँ का है, ये ब्रिटिश फार्माकोपिया, ठीक है बच्चों। तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन थी, आपको समझ में आनी चाहिए। क्या एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। जैसे आपने इंडियन फार्माकोपिया एक बुक है, ठीक है बच्चों, और इंडिया में आप हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो कोई एक पर्टिकुलर टैबलेट, कोई एक पर्टिकुलर टैबलेट या सिरप आपने बनाया पैरासीटामोल का, और किस बुक को फॉलो किया, आईपी को। तो आप किस में बेच सकते हो, इंडिया में। आप किस में नहीं बेच सकते, किस में नहीं बेच सकते, सपोज करो हम एक और कंट्री की बात करें, अमेरिका में, ठीक है ना, अमेरिका में आप वो नहीं बेच सकते, ठीक है। अब आप फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप इंडिया में हो, आपने एक इंडियन फार्माकोपिया को बुक को फॉलो किया और टैबलेट एंड सिरप आपने बनाया, ठीक है बच्चों। तो टैबलेट एंड सिरप बनाया, इंडिया में हो, आईपी को फॉलो किया और टैबलेट सिरप बनाया। अच्छा सुनो, आपने यूएसपी को भी फॉलो किया साथ साथ, ठीक है, यूएसपी जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया, इसको भी फॉलो किया, और यही टैबलेट सिरप बनाने में, मतलब कि इसकी जो भी रिक्वायरमेंट ये भी फिल की, इंडियन फार्माकोपिया की एकदम फिल की। अब आप इंडिया में भी अपना टैबलेट, कैप्सूल, सिरप जो बना रहे थे बेच सकते हैं, एंड अमेरिका में भी बेच सकते हैं। तो हर कंट्री का, मोस्टली कंट्री का, अच्छी डेवलप्ड कंट्री का अपना फार्माकोपिया है, ठीक है बच्चों। और अगर किसी कंट्री का नहीं है, सपोज करो कि कुछ कंट्रियों का नहीं है, तो वो दूसरी कंट्रियों का फॉलो करती हैं। जो छोटी कंट्री हैं वो यूएसपी भी फॉलो कर सकती हैं, हम जैसे भूटान, नेपाल वगैरह छोटी कंट्रियाँ, ये आईपी भी फॉलो कर सकती हैं, इंडियन फार्माकोपिया। तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन ये समझ सकते हो, ठीक है। तो बच्चों इसकी तरह आप भी टैबलेट, लैपटॉप जिसमें भी पढ़ रहे हो, आप अच्छे से तैयार होकर बैठ जाओ। अब हम चैप्टर 4 शुरू करने वाले हैं, ठीक है। चैप्टर 4 क्या है, पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल। तो चैप्टर 4 क्या है, पैकेजिंग। पैकेजिंग क्या मतलब होता है, क्या मतलब होता है? अब आपने जब टैबलेट, कैप्सूल बना ही लिया है या सिरप की बोतलें बना ली हैं, तो उनको किसी ना किसी डब्बे में, कार्टन में फिल करोगे ना, ठीक है। तो अब फिल करोगे तो ऐसा तो है नहीं कि कांच में कर दोगे, प्लास्टिक में कर दोगे, खाने की चीज़ें किसी में भी कर दोगे। पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होगी ना किस चीज़ में करना है। क्यों? क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए प्रोडक्ट बन रहे हैं। ये सपोज करो ये कुछ ऐसी भी टैबलेट कैप्सूल हैं, टैबलेट हैं, जो कोई अगर बिल्कुल लास्ट ही मिनट गिन रहा हो तो वो टैबलेट खा ले या मेडिसिन ले ले तो बच जाएगा, जान
मतलब ये इससे किसी इंसान की जान भी बच सकती है। अब जो कोई जान बचा रहा है इंसान की, तो उसकी पर्टिकुलर पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, वो स्टोर कहाँ होना चाहिए, बेस्ट जगह पे होना चाहिए ना, स्टोर अच्छी जगह पे होना चाहिए ना। तो बस ऐसे ही समझ लो, तो पैकेजिंग में हम उसी तरह से पढ़ेंगे। तो चैप्टर 4 शुरू करते हैं, पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, पहले थोड़ी सी लाइन पढ़ लेते हैं। आफ्टर द ड्रग्स आर मैन्युफैक्चर्ड, जब ड्रग मेडिसिन मैन्युफैक्चर्ड हो जाए, इट मस्ट बी स्टोर्ड प्रॉपरली, क्या होना चाहिए, ये रखी जानी चाहिए, स्टोर्ड प्रॉपरली, अच्छे से रखी जानी चाहिए। सो दैट नो मेडिकामेंट, यानी कि कोई भी दवाई इज डेटोरिएटेड, इसका मतलब कोई भी दवाई खराब ना हो, खराब ना हो, नुकसान ना हो, उसमें कुछ भी उसका ऐसा ना हो कि उसमें जो एक्टिव था पता चला वो था 100% क्वालिटी का, हमने ऐसे ही हवा उवा में रख दी या खुले में रख दी, वो 80% क्वालिटी का बचा है, बाकी चीज़ उसकी उड़ गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरी लाइन पढ़ो, क्या बोला, स्टेबिलिटी, मतलब कोई भी चीज़ स्टेबल होना, स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग्स ड्यूरिंग स्टोरेज डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर। अब किसी भी मेडिसिन को, ये टैबलेट है, कैप्सूल, जो भी हो, ये उसका कार्टन है, अब ये कहाँ रखनी है, ये कई सारे फैक्टर पे डिपेंड करेगी। तो पहला फैक्टर है पैकिंग। ऑब्वियसली बात है, पैकिंग कैसा होना चाहिए, आप ये बताओ, ये पैकिंग सही है ये पैकिंग सही है, ये तो टूटा फूटा है ना, इसके अंदर टैबलेट कैप्सूल है, पता चला उसने मॉइस्चर ले लिया टूटा फूटा, क्या मॉइस्चर मतलब हवा पानी थोड़ा सा अंदर आके ख़राब भी हो जाएगी ना, एकदम प्रॉपर पैकेजिंग होनी चाहिए। पुअर क्वालिटी ऑफ कंटेनर और इम्प्रॉपर पैकिंग में डिस्ट्रॉय द प्रोडक्ट, क्या पुअर क्वालिटी ऑफ कंटेनर, ये सेम एग्जाम्पल, ये पुअर क्वालिटी मतलब बेकार क्वालिटी का बना हुआ है, या फिर ये एक पर्टिकुलर मोटाई का होना था, ये भी लिखा हुआ होता है पैकेजिंग में कि ये पर्टिकुलर कितने मोटाई होनी चाहिए, ये कितनी बियर कर सकता है, और ये इतना होना चाहिए था, तब जाके सेफ होती है इसमें कैप्सूल वगैरह। अब ये क्या था, ये इतना पतला सा था, पतला था, तुमने ट्रक के ऊपर डाला, या कहीं पे ट्रक के ऊपर डाला, इन द सेंस जब हम कहीं भी प्रोडक्ट ले जाते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं ना, तो प्रॉपर वे में प्रॉपर अच्छे से पैकिंग होनी चाहिए, नहीं तो डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट होना, ख़त्म हो जाएगा प्रोडक्ट हमारा। अब फार्मास्यूटिकल कंटेनर, कंटेनर मतलब जो कंटेन मतलब रखना, जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर बड़े बड़े कंटेनर होते हैं ना, तो वो पर्टिकुलर कंटेनर के बारे में थोड़ा सा समझ सकते हैं। फार्मास्यूटिकल कंटेनर मे बी डिफाइंड एज ए डिवाइस, एक ऐसी चीज़ है दैट होल्ड द ड्रग, जो क्या रखती है, होल्ड मतलब रखना, होल्ड मतलब जो रखती है द ड्रग्स, एंड इट मे और मे नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि कंटेनर क्या होता है कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में कोई दवाई है, सपोज करो, ये दवाई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में भी हो सकती है कंटेनर के, या फिर कंटेनर के अंदर कोई पैकिंग होगा, और जैसे सपोज करो ये कंटेनर है, ये कंटेनर है, इसके अंदर एक पैकिंग है, तब जाके कैप्सूल लगे, तो डायरेक्ट कांटेक्ट में भी हो सकता है कंटेनर, और इनडायरेक्ट कांटेक्ट में भी हो सकता है। अब एक ऑब्वियसली बात है, कंटेनर कैसा हो, उसकी क्वालिटी कैसी हो, उसकी भी कुछ ना कुछ पॉइंट होने चाहिए। तो क्वालिटी ऑफ गुड कंटेनर, क्वालिटी किसकी, अच्छे कंटेनर की, कैसा होना चाहिए अच्छा कंटेनर। तो वियर एंड टियर, जो इधर उधर से घर्षण लग जाता है ना, पता चला हमने एक बॉक्स में किया, बंद किए ये कैप्सूल सिरप की बोतल वगैरह, और इसको हमने एक जगह से दूसरे ले जाने पे किसी पर्टिकुलर जो वो रिक्शा सी होती हैं उन पे ले गए, देन उसके ऊपर ट्रक में इनको भर दी, तो कुछ ना कुछ नुकसान होगा ना, यहाँ पे लगी, यहाँ पे लगी, यहाँ पे लगी, फिर ऊपर चढ़ने में लगी, वी एंड टीयर ड्यूरिंग नॉर्मल हैंडलिंग। तो इसका मतलब ये है कि एक प्रॉपर हैंडलिंग, उनका कंटेनर ऐसा हो कि जरा सा भी ऐसा ना हो ये कोना ख़राब हो गया, वो कोना ख़राब हो गया, अगर ये हो गया पता चला आगे कि स्टेप पे दूसरा हो गया, फिर वो नुकसान दे सकता है। तो वियर एंड टियर, इट शुड बी नॉर्मल और नॉट रिएक्ट विद स्टोर्ड मटेरियल। मतलब सपोज करो ये एक कंटेनर है और हमने इसमें भर दिया है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चलो ये कंटेनर है, इसमें नाइट्रिक एसिड भर दिया HNO3, ठीक है, खतरनाक एसिड है ना ये, है ना बच्चों, ये बोतल है, पता चला HCl एसिड है, ये बेस का था, एसिड बेस रिएक्शन हो गई,
एसिड बेस रिएक्शन हो गई, या फिर कंटेनर ने कुछ और, ये एस इतना खतरनाक है, इससे पता चला इस बोतल की केमिकल से रिएक्ट कर लिया। तो इट शुड बी नॉर्मल और नॉट रिएक्ट नहीं करना चाहिए विद स्टोर मटेरियल, जो इसके अंदर स्टोर होकर मटेरियल रखा हो उसके साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है। मस्ट मतलब कंफर्म, एकदम मस्ट मेंटेन स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो ऐसा ना हो कि पता चला ये कंटेनर लिया तुमने और इसमें जब आपने डाला मटेरियल तो पता चला 15 दिन बाद ही वो ख़राब हो गया। तो इसकी स्टेबिलिटी सेम रहना चाहिए जैसे था। जैसे टेम्परेचर, एनवायरमेंटल फैक्टर, बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं, जैसे पता चला कुछ 30 डिग्री सेल्सियस तक स्टोर करने होते हैं। आपने कुछ वैक्सीन वगैरह होती है ना, इंजेक्शन वगैरह, आपने पता चला बहुत ही गर्मी में, मई जून की गर्मी में क्या कर दिया, 45 डिग्री टेम्परेचर लगा हुआ था और रख दिया, बस हो गया ख़राब। ठीक है बच्चों, तो ऐसा ना हो। कंटेनर नॉन मतलब नहीं, टॉक्सिक मतलब जहरीला, तो क्या हो, जहरीला रीला ना हो। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। ठीक है, तो अब देखो ये पढ़ लो, कंप्लीट कंटेनर। कंप्लीट कंटेनर क्या होता है? तो पहले तो मटेरियल फॉर कंटेनर, कंटेनर का ग्लास किसका बना होता है, ग्लास का हो या प्लास्टिक का हो, जैसे भी बना हुआ है, या तो ग्लास का होगा, मतलब ये जो डब्बा है ये किसका बना हुआ होगा, इसके अंदर ही तो रखा होगा ना मटेरियल, ये होगा मटेरियल, ये मटेरियल। तो ये जो आउटर लेयर है ये अगर कंटेनर है तो ये ग्लास का या प्लास्टिक का है। ठीक है बच्चों, ठीक है। और क्लोजर फॉर कंटेनर, सपोज करो ये कंटेनर है, ये एक कंटेनर है इस टाइप से, और क्लोजर ऊपर बंद करने वाला, तो तब जाके पूरा कंटेनर कंप्लीट होता है। एक तो ये पार्ट और एक ये पार्ट। ठीक है बच्चों, ये सपोज करो रबड़ का है, ये रबड़ का है, प्लास्टिक का भी हो सकता है। ठीक है, तो कंप्लीट कंटेनर क्या माना जाएगा, एक ये माना जाएगा एंड ये माना जाएगा। समझ में आ गया बच्चों, समझ में आ गया होगा। चलो अब थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं, एग्ज़ाम में आ जाता है कई बार टाइप ऑफ कंटेनर। कोई बात नहीं, जब आ जाता है तो पढ़ना पड़ेगा, मजबूरी है। टाइप ऑफ कंटेनर, और हमारी पढ़ाना मजबूरी है, तुम्हारा पढ़ना मजबूरी है और हमारा पढ़ाना मजबूरी है। टाइप ऑफ कंटेनर, कितने टाइप के कंटेनर होते हैं? तो पहला पॉइंट क्या है, सिंगल डोज कंटेनर। इसका क्या मतलब है, सिंगल डोज कंटेनर? बताओ बच्चों, सिंगल मतलब एक, डोज कंटेनर मतलब, चलो देख लेते हैं। यूज टू सप्लाई ओनली 1 डोज ऑफ मेडिकामेंट, जैसे एम्प्यूल्स होती हैं, इसका क्या मतलब है, एक बार एक टाइप की डोज ही, एक टाइप की डोज ही उसमें यूज़ की जा सकती है। ठीक है, और ये नॉर्मली पैरेंट्रल यानी इंजेक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। मल्टी डोज मतलब 2-3 तरीके से 4 तरीके की मेडिकामेंट यानी कि दवाई यूज़ करी जा सकती है। दीज कंटेनर होल्ड मतलब रख सकते हैं मोर देन 1 डोज, एक डोज से ज़्यादा, एंड आर यूज फॉर, मोस्टली जो ये होते हैं इंजेक्शन के लिए होते हैं। These container allow the withdrawal of dose at various interval without change in strength। इसका क्या मतलब है, These container, ये कंटेनर अलाउ करते हैं विद द विड्रॉल ऑफ डोज, मतलब कि उस पर्टिकुलर कंटेनर से हम डोज बार बार निकाल सकते हैं। 5 ml अब ले ली, फिर दोबारा ले ली 10 ml, फिर दोबारा ले ली 15 ml, विदाउट चेंज इन स्टैंड, स्टैंड भी चेंज नहीं होगी। अब है लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर। लाइट रेजिस्टेंस क्या होता है, कंटेनर, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे सपोज करो ये इस तरह के बने होते हैं, बाहर की यूवी रेस, जो सूरज की किरणें वगैरह यूवी रेस होती हैं, उन कुछ ऐसे मेडिसिन होती हैं जो इनके ऊपर ये रेस पड़ती हैं तो ये ख़राब हो जाती हैं। तो लाइट रेजिस्टेंस, इन पर का लाइट भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इस तरह से होते हैं। वेल क्लोज्ड, वेल क्लोज का मतलब क्या है, अच्छे से क्लोज हो जाएं, जो एकदम, इसमें ऐसा ना हो कि हवा आ रही है या नमी पड़ी मौसम में तो वो अंदर का मटेरियल ये मटेरियल पे प्रभाव डाल दें, एकदम प्रॉपर वेल क्लोज। ठीक है बच्चों। एयर टाइट क्लोज, एयर टाइट क्लोज, एयर टाइट का मतलब है प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉइस्चर एंड डस्ट। ठीक है, ये एक बिल्कुल प्रॉपर हो गया।
और यहाँ पे इतना टाइट कंटेनर है कि यहाँ पे मटेरियल रखा हुआ है, तो इसमें हवा भी नहीं आनी चाहिए, एयर टाइट, मतलब एयर भी नहीं आनी चाहिए, तो एयर टाइट। टाइटली क्लोज कंटेनर, टाइटली मतलब अच्छे से बंधा हुआ हो, ठीक है, तो टाइटली क्लोज कंटेनर। तो प्रोटेक्ट फ्रॉम किससे करेंगे, कंटामिनेशन। ऐसा ना हो कि पता चला ये एक कंटेनर है, सही से आपने पैक कर दिया, ठीक है, और ये हल्का सा टाइट कुछ दिनों बाद हल्का ढीला हो गया, टाइट नहीं था, या इधर उधर रखने पे, और उसमें क्या हो गया, कुछ भी रेत वेत मिट्टी या हल्का बहुत हवा हुआ आ गई और अंदर से इसके मटेरियल को कंटामिनेट, दूषित कर दिया। तो दूषित होने की, जैसे गैस सिलेंडर होते हैं तो जीरो भी उनमें एरर नहीं होता, क्यों, वो टाइटली क्लोज होते हैं एकदम एकदम। ये गैस है, जरा से भी हवा गैस कुछ नहीं आ सकती, तो ये होते हैं टाइटली क्लोज कंटेनर। तो ये आप याद कर सकते हो एग्जाम्पल। अच्छा बच्चों, मटेरियल, एक मिनट हम ये पढ़ लेते हैं। मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग ऑफ कंटेनर, यानी कि कोई भी एक कंटेनर है तो वो किसका बना हुआ है। ऐसा तो है नहीं कि थर्माकोल का बना दोगे आप, ऐसा तो नहीं है ना, पर्टिकुलर बना होना चाहिए किस किस चीज़ का। नंबर 1 ग्लास। एडवांटेज देखो, एडवांटेज क्या, बाहर से पता चल जाएगा ग्लास में क्या है। अगर ये एक पर्टिकुलर ग्लास का बना हुआ है, सपोज करो पानी आप ले रहे हो, अंदर कुछ भी है, तो गिलास ट्रांसपेरेंट होता है, बाहर से दिख जाता है क्या क्या मटेरियल है। एक तो ईजीनेस है एक कहीं ना कहीं, ठीक है बच्चों। दूसरा देखो, अवेलेबल इन डिफरेंट शेप एंड साइज, तो मतलब कि ये इस तरह का भी होगा, इस तरह का भी होगा, और इस तरह का भी होगा, और पर्टिकुलर इस तरह की बोतल भी होंगी। तो अवेलेबल डिफरेंट साइज एंड शेप में ये आराम से चेंज हो जाता है। इकोनॉमिकल है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा महंगा हो, ठीक है, नॉर्मल रेंज में है, ठीक है। कैन विदस्टैंड वेरियस टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब जैसे आपने कुछ देखे होंगे ना लैब वगैरह में, आराम से, ऐसा नहीं कि पता चला 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आया और वो टूट गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो प्रेशर भी ये काफ़ी हद तक मेजरमेंट कर लेते हैं, इनके ऊपर प्रेशर लगाओ तो भी नहीं टूटेंगे। इस तरह के गिलास का भी कंटेनर होते हैं, ठीक है बच्चों। अब डिसएडवांटेज क्या है, जो थोड़े से आपको नज़र आ रहे हो नॉर्मल लाइफ में। एक तो हैवी है ये काफ़ी, जैसे पहले आप जानते होंगे रूह अफ़ज़ा, बहुत पहले, काफ़ी सालों पहले रूह अफ़ज़ा किस में आता था बच्चों, रूह अफ़ज़ा किस में आता था, रूह अफ़ज़ा कांच की बोतल में आता था ना, ग्लास की बोतल में। अब किस में आ रहा है, प्लास्टिक की में आ रहा है। कांच की बोतल में जब आ रहा था बहुत भारी था, बहुत हैवी था, तो ये पॉइंट ही लेता है हैवी। अब देखो मोस्टली कांच जो सस्ता, जो नॉर्मल मिलता है मार्केट में, वो ईजिली ब्रोक हो जाता है, ठीक है, तो ईजिली ब्रोकन, ठीक है। अब टाइप ऑफ गिलास, तो आप इतना शॉर्ट में समझ लीजिए कि टाइप ऑफ गिलास में हम केवल इतना जान रहे हैं, तो ये जो कांच है ये कितना टाइप का होता है। आप मुझे ये बताओ कि आपकी लैब में, कॉलेज की लैब में HCl रखा हुआ है, ठीक है, वो बहुत अच्छा एसिड है ना, वो बोतल से रिएक्ट नहीं करता, कांच की बोतल में होगा, ठीक है। HNO3 है, HNO3 है, ये HNO3 है, ये भी रिएक्ट नहीं कर रहा, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं कर रहा तो मत करने दो, चुपचाप बैठे रहने दो, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, आपके में हीटर टाइप होगा, ठीक है, लैब में, तो आप उस पर बीकर भी रख देते हो, तो वो नहीं टूटता। ये नॉन रिएक्टिव है, नॉन रिएक्टिव कांच है, ये भी नॉन रिएक्टिव कांच है, ठीक है। ये बीकर नहीं टूट रहा, ये क्या है, हीट रेजिस्टेंस है, हीट को फील कर रहा है, ठीक है। तो उसी तरह इसका मतलब क्या हुआ कि कांच जो गिलास है उसकी काफ़ी प्रॉपर्टी हैं। और कांच किसके बने होते हैं, सिलिका वगैरह के, सिलिकॉन के, बोरोन का मिक्सचर है, बहुत सारे एलिमेंट का मिक्सचर है। तो आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे ये बोरोसिलिकेट गिलास, आप इनको क्या, ये हीट सेंसिटिव है, मतलब इनमें गर्म भी कर सकते हो कोई मटेरियल, हीट सेंसिटिव, ठीक है, मतलब हीट के प्रति इतना बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करते, ऐसा नहीं कि हल्का सा गर्म किया और टूट गए। तो बोरोसिलिकेट के अलावा उसी तरह लाइम सोडा, सोडियम वगैरह का, जैसे इस सिलिकेट जो कांच होता है उसमें सिलिका वगैरह होती हैं,
ठीक है, बोरॉन मिक्स होते हैं तो ये बोरोसिलिकेट बन गए, सोडियम वगैरह मिक्सअप होते हैं। सिलिकॉन ट्रीटेड गिलास, तो जो इनके नेम आप सोच रहे होंगे थोड़े नए लग रहे हैं आपको, जैसे सिलिकॉन मतलब ऐसा ही, सिलिकॉन ट्रीटेड गिलास, तो गिलास की पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर होगी, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट उसमें पर्टिकुलर एलिमेंट होंगे ना कुछ, तो एक दो एलिमेंट इस तरह से ऐड किया गया है सिलिकॉन का, ताकि वो और अच्छा प्रॉपर वे में जो हमें फंक्शन जिस यूज़ के लिए चाहिए उस तरह का हमें गिलास मिल जाए। अब देख लो बच्चों, टाइप 1 गिलास है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है और पूछा जाता है काफ़ी बार। टाइप 1 गिलास है जो बोरोसिलिकेट, जो हीट रेजिस्टेंस है, मैंने शायद यहाँ पे सेंसिटिव लिखने को था, मैं हीट रेजिस्टेंस बोलते हैं उन्हें, हीट रेजिस्टेंस, जिस पर हीट का गर्मी का फर्क ना पड़े, तो बोरोसिलिकेट के हैं, या न्यूट्रल बोलते हैं। हाई हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस, मतलब कि ये कांच है, इस पे प्रेशर भी लगाओगे तो नहीं टूटेगा इजीली, ठीक है। और ऐसे भी हैं आसानी से रिएक्ट नहीं करते, जैसे कि वही एग्जाम्पल घिसा पिटा HCl कांच की बोतल में है, नहीं रिएक्ट कर रहा। टाइप 2 गिलास, सोडा लाइम सिलिकेट गिलास, अच्छा ठीक है, सोडा लाइम के बारे में भी पढ़ते हैं। सुटेबल फॉर मोस्ट एसिडिक एंड न्यूट्रल, मतलब किसके लिए, मोस्ट एसिडिक एंड न्यूट्रल एक्वस सॉल्यूशन स्टोरेज, ठीक है। अब इस किस लिए हैं ये सुटेबल, मोस्ट एसिडिक एंड न्यूट्रल, अगर कुछ एसिडिक भी है तो भी वो रिएक्ट नहीं करते, ठीक है बच्चों। टाइप 3 गिलास, सोडा लाइम मॉडरेट, ठीक है। तो सिलिकेट गिलास विद हाइड्रोलिटिक प्रेशर, तो हाइड्रोलिटिक प्रेशर, सिलिकेट गिलास विद हाइड्रोलिटिक प्रेशर, एक तो हल्का सा प्रेशर, थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि हल्का सा, जैसे कांच के हमारे कप होते हैं तो इजीली हीट कर दो तो भी टूट सकते हैं, हल्का सा प्रेशर दे दो तो भी टूट सकते हैं। लैब में या फार्मा इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता। सुटेबल फॉर नॉन एक्वस, नॉन एक्वस मतलब जैसे अल्कोहल वगैरह, ठीक है, एसीटोन। देखो ये क्या लाइन लिखी है, कंटेनर ऑफ टाइप 2 एंड टाइप 3 ग्लास आर फॉर सिंगल यूज ओनली, आज फॉर सिंगल यूज ओनली, ये नहीं कि इस डोज के लिए भी कर दिया फिर दूसरी मेडिसिन के लिए भी कर दिया, ठीक है, इस तरह से नहीं है। कंटेनर यूज फॉर स्टोरेज ऑफ ह्यूमन ब्लड एंड ब्लड कंपोनेंट मस्ट नॉट बी रीयूज्ड, दोबारा रीयूज नहीं होना चाहिए। जैसे कोई एक गिलास है उसमें आपने क्या लिया, ब्लड लिया, ठीक है, या ब्लड का कुछ कंपोनेंट प्लाज्मा वगैरह ली, तो वो दोबारा यूज़ अलग उस चीज़ के लिए, किसी और चीज़ के लिए दोबारा यूज़ रीयूज़ अलाउ नहीं है, ठीक है। पता चला आपने एक सोनू का ब्लड निकाला तो इस बीकर में, इस बोतल में ले लिया, फिर मोनू का निकाला तो सोनू का किसी और में कर दिया, फिर मोनू का भी इसमें कर दिया, ऐसे नहीं चलेगा। चलो बच्चों कोई बात नहीं, नहीं चलेगा, तुम नहीं चलाते। प्लास्टिक, प्लास्टिक क्या है, अब कॉमनली यूज, अच्छा प्लास्टिक क्या है, घर में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, कॉमन पता है, फार्मा में भी पता है, एडवांटेज दे लेते हैं। कंटेनर है कोई, सपोज करो कोई एक कंटेनर, ये किसका है, प्लास्टिक का, ठीक है। अब प्लास्टिक के कंटेनर के कुछ ना कुछ फ़ायदे होंगे। सबसे पहले ये बताओ, प्लास्टिक ज़्यादा भारी है या फिर ग्लास, कॉमन है, प्लास्टिक ज़्यादा भारी नहीं है, यानी कि ग्लास भारी है, प्लास्टिक हल्का है, तो लिखा भी है लाइन, लाइट इन वेट, आराम से उठा के चल दो पकड़ के, इजीली हैंडल, ठीक है, आराम से उस प्लास्टिक के ऊपर एक कुछ भी लगा दो और इजीली वो हैंडल भी हो जाएगा। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, हीट को, गर्म को, ऐसा नहीं कि यहाँ से नीचे गर्म, अंदर कुछ हल्का गर्म है तो बाहर से भी गर्म हो जाएगा, ठीक है, तो कंडक्शन नहीं होगा। सफिशिएंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने ये लिया और इसको इधर उधर डाल दिया तो वो टूट जाएगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ झेल लेता है। किसी ने धोखे में लात भी लग गई तो तुम्हारी लात में थोड़ा बहुत दर्द हो सकता है, और बट उस डब्बे पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अवेलेबल इन वेरियस शेप एंड साइज, ऐसे भी मिलेगा, ऐसे भी मिलेगा, ऐसे भी मिलेगा, ऐसे भी बनेगा, दिल के आकार का भी मिलेगा, वैसे मिलता तो नहीं लेकिन एक जनरल मिल जाएगा। ट्रांसपोर्टेड ईजीली,
ट्रक में भर के पकड़ के फेंक दिया ट्रक पे, ऐसे ही तो करते हैं ना जो वर्कर होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, कोई ऐसा नहीं है कि टूट जाएगा कांच की तरह। तो सही है, सिंपल है। डिसएडवांटेज भी पढ़ लो, जब बहुत हर चीज़ के फ़ायदे हैं तो नुकसान भी होगा। ठीक है। परमिएबल, कांट हीट, ठीक है, इसका क्या मतलब है? कांट हीट का तो मतलब समझ में आ गया, हीट यानी कि गर्म नहीं कर सकते, गर्म नहीं कर सकती। ऐसा नहीं 50 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है तो नुकसान दे सकता है एनवायरनमेंट का, या कहीं पे 50 डिग्री सेल्सियस है तो ये जो डब्बा है इसका मटेरियल हल्का सा फ़र्क पड़ सकता है, अंदर का भी तो गर्म होगा ना जब बाहर से गर्म होगा। ठीक है। परमिएबल का क्या मतलब है? परमिएबल का मतलब है ये रिएक्ट कर सकता है, ऐसा नहीं प्लास्टिक का है ये तो हल्के हल्के पोर में अंदर को एब्जॉर्ब कर सकता है HCl वगैरह किसी चीज़ को, तो परमिएबल है। ठीक है। मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग ऑफ क्लोज़र, अब कौन कौन सा जो हमने बताया था क्लोज़र क्या है, ये एक डब्बा है, ये एक पर्टिकुलर क्लोज़र है, तो इसमें क्या रबड़ वगैरह का मटेरियल ही तो यूज़ होगा जनरली, या प्लास्टिक का, तो पढ़ सकते हैं। क्लोज़र ऐसी डिवाइस है बाय मीन्स ऑफ विच कंटेनर कैन बी ओपन एंड क्लोज, तो मतलब ये एक डब्बा है तो क्लोज़र वो डिवाइस है जिससे ओपन भी की जा सकती है और उस कंटेनर को क्लोज भी किया जा सकता है। सिंपल लाइन बोल रहा है, कोई ज़्यादा टेंशन है नहीं। प्रॉपर क्लोजिंग, अच्छे से क्लोज करने पे ऑफ कंटेनर, प्रॉपर क्लोजिंग ऑफ कंटेनर, कंटेनर की अगर प्रॉपर क्लोजिंग करेंगे इज़ नेसेसरी, क्यों? इसलिए ये आपने इसमें भर दिया आपने सिरप, पता चला यहाँ सही से प्रॉपर क्लोजिंग नहीं हुआ तो ये कहाँ जाएंगे ये बाबूजी, आराम से हो जाएंगे, फैल जाएंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी भी नहीं। अच्छा, टाइप ऑफ क्लोज़र, कितने टाइप के क्लोज़र हैं? तो बहुत कॉमनली थोड़ा सा याद कर लो, एक प्लग टाइप हैं, पुश फिट कैप टाइप हैं, कई बार ऐसे आते हैं जैसे आपने ये देखा होगा, ऐसे समझ लो ये हैं क्राउन कैप टाइप है, स्क्रू क्लोज़र है, ये देख लो कॉमनली यूज जो आजकल चल रहा है वो स्क्रू क्लोज़र है। ठीक है। अब देखो ये कैसे हैं, आपने देखा होगा यहाँ पे बटन होता है तो खुल जाता है, ठीक है, और ये घुमावदार चूड़ी होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से कई टाइप के क्लोजर बने हुए हैं, वही ये टाइप दिए हुए, प्लग, पुश फिट टाइप, क्राउन कैप टाइप और स्क्रू क्लोज़र। ठीक है। अब रबर क्या है बच्चों, ये पढ़ो, रबड़ के भी तो होते हैं ना क्लोज़र। यूज टू कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लोज़र मींट फॉर इंट्रावेनियस फ्लूइड वायल्स वगैरह, तो रबड़ की क्या होती हैं जो हमारे इंजेक्शन के तौर पे दी जाती हैं, तो फ्लूइड की, वायल्स की, वो उनकी ऊपर की कवरिंग ये होती है। ठीक है बच्चों, तो वो काहे से बनी होती है जो क्लोज़र है, रबड़ का। नेचुरल रबड़, ठीक है, नेचुरल रबड़ इज़ ट्रीटेड बाई एडिटिव्स, मतलब जो नेचुरल रबड़ है लेटेक्स से जो मिलती है, प्लांट से जो मिलती है, इज़ ट्रीटेड मतलब कि उसमें मिलाया जाता है एडिटिव्स, कुछ एडिटिव्स मिलाए जाते हैं टू चेंज इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। मतलब क्या कह रहा है बेचारा, ये कह रहा है जो लेटेक्स वगैरह से जो नेचुरल हमारी रबड़ होती है, नेचुरल रबड़ होती है, उसमें कुछ एडिटिव्स मिलाएंगे तो उसकी स्ट्रेंथ अपने अकॉर्डिंग करी जा सकती है, अच्छा बनाया जा सकता है, इसलिए तो मिलाए जाते हैं। ठीक है। एडिटिव्स क्या हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड, ये एक्टिवेटर हैं। ठीक है। फिलर्स कौन कौन से हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, एस्बेस्टस हैं, लुब्रिकेंट टाल्कम है। ठीक है बच्चों। ठीक है। रबड़ सॉफ्ट होती है और इलास्टिक मतलब खिंच जाती है जो, ठीक है, जैसे मान लो ये है तो ये कैसे हो जाएगी, इलास्टिसिटी मतलब खींच भी सकती है, फिर ये सेम शेप में भी आ जाएगी। तो रबड़ शुड नॉट एब्जॉर्ब मेडिकामेंट, ऐसा ना हो आपने रबड़ का यूज़ तो कर रहे हो और उसके अंदर दवाई भर रहे हो, पता चला रबड़ ने दवाई को ही एब्जॉर्ब कर लिया, खा लिया, पता चला 100 ग्राम थी, 5 ग्राम रबड़ ने ही खा लिया तो 95 ग्राम बची, ऐसा ना हो। इट शुड विदस्टैंड प्रेशर एंड टेम्परेचर, मतलब कि विदस्टैंड मतलब कि सहन कर ले प्रेशर को, ये नहीं कि थोड़ा सा भी खिंचाव हुआ तो रबड़, पता चला थोड़ा सा खींचा तो रबड़ टूट गई, और टेम्परेचर हल्की सी हीट हुई 50-60 डिग्री सेल्सियस तो टूट गई।
ठीक है, टेम्परेचर मतलब थोड़ा ख़राब हो गई। और शुरुआत हो गई है चैप्टर 5 की। ठीक है बच्चों, तो चैप्टर 5 है साइज रिडक्शन। देखो ये कितना प्यारा लिखा हुआ है, ये देखो बच्चों, चरक मेडिकल क्लासेस। ठीक है बच्चों, तो हमारा कौन सा चैनल है, चरक मेडिकल क्लासेस। यहाँ पर क्या क्या होता है, यहाँ पर कुछ ऐसा स्पेशल तो नहीं होता, जो हो सकता है हमारे द्वारा वही होता है जो कि हम डी फार्मा, बी फार्मा के जितने भी बुक्स हैं, सिलेबस में चैप्टर हैं, सब कंप्लीट कराया जाता है। चलो बहुत हो गया। अब साइज रिडक्शन। रिडक्शन का क्या मतलब है, साइज का क्या मतलब है, ये साइज, ये साइज, ये साइज, ये साइज, कोई भी साइज। रिडक्शन मतलब, रिडक्शन का मतलब बताओ मुझे। रिडक्शन का मतलब है कम होना। क्या मतलब है, कम होना। ठीक है, तो बच्चों पढ़ते हैं फिर रिडक्शन क्या है। साइड रिडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग ड्रग, यानी कि साइज में कम करना, रिड्यूस करना ड्रग, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल से रिलेटेड एंड केमिकल सब्सटेंस, कोई केमिकल रिलेटेड भी है या ऑर्गेनिकली है, मतलब कि नेचुरल है, उसके साइज को, बड़े साइज को छोटे छोटे पार्टों में टूटना ही साइज रिडक्शन है। इनटू स्मॉलर पीसेस, छोटे छोटे, और फाइन पाउडर, मतलब कि क्या है, सपोज करो ये एक था और इससे हमें ये टूटा, ये टूट गया, इससे हमें छोटे छोटे और फाइन पार्टिकल मिल गए। अब आ गया समझ में, ये क्या है, साइज रिडक्शन। भाई साइज रिडक्शन की ज़रूरत क्यों है, क्या दिक्कत हो रही है जो साइज रिडक्शन करना पड़ रहा है हमें। चलो, इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टिकल साइज रिडक्शन, तो पार्टिकल साइज रिडक्शन हमें क्यों चाहिए। ठीक है, टू इंक्रीज रेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बहुत जल्दी बन जाता है। कैसे, एक बीकर लिया, पानी लिया, एक बीकर ए लिया, एक बीकर बी लिया, उतना ही पानी लिया, कोई दिक्कत नहीं। इसमें शुगर वो वाली डाली जो हमारे घर में होती है, और इसमें वो वाली डाली जो थोड़े से होटलों में होती है, क्यूब वाली, घर में भी हो सकती है, कोई बात नहीं। अब जैसे ही हमने ये डाली, मिलाया, एकदम क्या हो गया, सॉल्यूशन बन गया। ये डाली तो पहले ये टूटेगी, घुलेगी, तो ये इजीली डिज़ोल्व नहीं होगी, थोड़ा टाइम लेगी, तो ये इजीली नहीं होगी। तो ये वाला, इसका साइड रिडक्शन ही तो हुआ होगा ना, ये वाली शुगर का। तो साइड रिडक्शन मतलब साइज का कम होना। तो टू इंक्रीज द रेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन किस में जल्दी बन जाता है, छोटी वाली में, तो साइड रिडक्शन का यो है फ़ायदा। टू इंक्रीज एक्सट्रैक्शन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब एक्सट्रैक्शन, जैसे कोई पानी लिया, ठीक है, उसको हीट किया, तो सपोज करो इसमें हमने डाल दिया अदरक का साइज, ये ठीक है, अदरक का पानी पीते हैं ना, बहुत ज़रूरी होता है खांसी वगैरह के लिए, ठीक है। तो ये बताओ, ये इसका एक्सट्रैक्शन का लाइन बता रहा हूँ मैं, एक्सट्रैक्ट नहीं निकलेगा ना, अदरक के अंदर जो मटेरियल जो हमें चाहिए वो नहीं निकलेगा। अब अदरक का क्या क्या छोटे छोटे कर दिए, वो घिसने का जो आता है, अब छोटे छोटे डॉग हो गए, अब डाला आपने, अब अदरक का 5 मिनट में ही अदरक के अंदर जो मटेरियल जो हमें चाहिए वो इसमें पानी में आ जाएगा। ये प्रोसेस होती है एक्सट्रैक्शन की, एग्जाम्पल समझ लो। तो ये इंक्रीज द एक्सट्रैक्शन, तो इसमें जल्दी होगा ना, तो साइज छोटा था तो इसमें जल्दी हो गया। टू गेट यूनिफॉर्म पाउडर, ठीक है बच्चों, यूनिफॉर्म मतलब कि ऐसे समझ लो, सपोज करो नमक है, कहाँ से निकाला, समुद्र से निकाला, इस तरह के पत्थर आते हैं ना इतने बड़े बड़े, तो ये कैसे खाए जाएंगे, क्या होगा, इनका एक पर्टिकुलर फाइन पाउडर ही तो नमक खाते हैं ना हम, टाटा का नमक जो जनरली खाया जाता है, तो उसका एक पर्टिकुलर पाउडर मतलब एक पर्टिकुलर छोटा साइज में होता है, तो एक सेम साइज का ही होता है, यूनिफॉर्म बोलते हैं। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, ऐसा ना हो कि कोई इतना मोटा है, कोई इतना पतला है, कोई बहुत मोटा है, कोई बहुत पतला, ऐसा नहीं है, केवल इतने ही डॉट हैं, ऐसे ही जो ये डॉट दिखा रहे हैं, ऐसे यूनिफॉर्म। तो इनकी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ए ड्रग, मतलब कि एब्जॉर्प्शन मतलब कि सपोज करो एक ये साइज है, एक ये साइज है छोटा, और एक बहुत बड़ा साइज है,
हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन किसका जल्दी होगा? इस छोटी चीज़ का कहीं पर भी एब्जॉर्प्शन जल्दी होगा ना, एब्जॉर्ब होना मतलब कि घुलना। आप समझ सकते हो कैसे, मैं हिंदी में बताऊं, घुलना ही समझ लो एक तरह से। तो कौन सी होगी जल्दी एब्जॉर्प्शन? ये होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन डिपेंड्स अपॉन द पार्टिकल साइज। ठीक है, अब कोई किसी भी चीज़ को हम फिल्टर कर रहे हैं या कोई चीज़ नीचे बैठ रही है, जैसे ये सेडिमेंटेशन मतलब क्या है? सेडिमेंटेशन मतलब ये है कि ये पानी है और इसमें जब हम रेत डालते हैं, ये रेत डालते हैं तो नीचे कोने में हो बैठ जाता है, तो इसे सेडिमेंट बोलते हैं, नीचे बैठना, सेडिमेंट होना। ठीक है, तो फैक्टर अफेक्टिंग साइज रिडक्शन, तो फैक्टर अफेक्टिंग साइज रिडक्शन में पहला है हार्डनेस। अब मुझे बताओ, एक नॉर्मल है कोई भी चीज़, मिट्टी ही है सिंपल सी थोड़ा सा, और चलो मिट्टी नहीं लेते हैं हम एग्जाम्पल, नॉर्मल आप ले सकते हो घर में एक चीनी, है ना, चीनी ले सकते हो। तो चीनी का बनाना है बूरा। ठीक है, एक नमक ले सकते हो, नमक जो समुद्र से निकाल के बड़ा वाला नमक का पत्थर, उससे बनाना है छोटा नमक, नमक ये। ठीक है, एक आप ले सकते हो धनिया, धनिया नहीं आता ये, तो उससे बनाया धनिया का पाउडर, यानी कि ये आसान कौन सा है? आसान धनिया है ना, ये इजीली मिक्सिंग में करोगे आप और ये पाउडर बन जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आएगा? चीनी, मिक्सिंग में करोगे बूरा बन जाएगा। नमक है, इसके लिए तो हार्ड मिक्सर चाहिए, जिसमें चाकू से लगे रहते हैं, नाइफ बोलते हैं, मतलब कटर बोलते हैं। तो ठीक है बच्चों, तो हार्डनेस कैसी है ये इस पे फ़र्क पड़ता है। अच्छा, स्टिकनेस, स्टिकनेस क्या क्या मतलब है? स्टिक बताओ जरा बच्चों, मुझे स्टिकनेस बताओ। चिपकना। अच्छा, जो चीज़ मिक्सर में, सपोज करो ये मिक्सर है, मिक्सर में इसके ब्लेड हैं, ये जो चीज़ चिपकेगी तो वो इसको जल्दी से नहीं कर सकती ना, जल्दी से इसका साइज रिडक्शन नहीं कर सकती, साइज को छोटा नहीं कर सकती, तो स्टिकनेस एक फैक्टर है। सॉरी, मटेरियल स्ट्रक्चर, कुछ वेजिटेटिव टाइप स्ट्रक्चर होती हैं ना, या इस तरह से सीलिया टाइप सी, तो इनकी मटेरियल की पर्टिकुलर स्ट्रक्चर कैसी है, इससे फ़र्क पड़ेगा। कुछ कैसी होती हैं, जैसे CuSO4 है, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O होता है ना, उसके अंदर हल्का सा मॉइस्चर होता है, तो उसकी स्ट्रक्चर अलग है। और नॉर्मल स्ट्रक्चर, नॉर्मल नमक की NaCl की एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर अलग है, तो सबकी स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसको काटने में अलग अलग तरीके की स्ट्रेंथ भी लगेगी, ब्लेड भी लगेंगे, और तरीका भी अलग अलग लगेगा। मॉइस्चर कंटेंट, ये बताओ, किसी में मॉइस्चर है 5%, किसी में है 20%, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सुखाना पड़ेगा ना, या मतलब पानी निकालना पड़ेगा। तो मॉइस्चर एक फैक्टर है, ये इजीली नहीं होगा, ये तो स्टिक हो जाएगा ब्लेड से, जो चीज़ काट रही होगी या साइज रिड्यूस करेगी वो तो चिपक जाएगा एक तरह से, तो मॉइस्चर एक। अच्छा, प्योरिटी। अच्छा, प्योरिटी से क्या मतलब है? देखो, कई बार ना ऐसे होता है, अब आप जैसे सपोज करो साइज रिडक्शन पढ़ रहे हो, साइज रिडक्शन पढ़ रहे हो, ठीक है, साइज रिडक्शन मतलब साइज का छोटा होना। तो बच्चों कई बार ऐसा भी हो सकता है, कुछ ऐसी मेडिसिन या नेचुरल मेडिसिन होती हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा हीट नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, उनके जो न्यूट्रेंट हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम उनको, अगर उनको ब्लेड से बहुत ज़्यादा घुमा रहे हैं, मतलब कि उसका साइज रिड्यूस कर रहे हैं, तो उसकी प्योरिटी पे भी फ़र्क आ सकता है, वो भी हमें देखना होगा। बल्क डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, ये तो फिजिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, डेंसिटी, जैसे हनी है, शहद है, डेंसिटी क्या है? डेंसिटी क्या है उसकी? ज़्यादा है। आप मुझे बताओ, पानी है, डेंसिटी क्या है? डेंसिटी कम है ना। डेंसिटी मतलब घनत्व, एक तरह से भारी कितना है ऐसा समझ लो। ठीक है, तो दोनों की डेंसिटी में फ़र्क आएगा, तो साइज रिडक्शन का प्रोसेस भी अलग होगा। बहुत चीज़ों के डेंसिटी पे हम फार्मा में आगे पढ़ेंगे कि डेंसिटी से कैसे रिलेशन बनता है। अब बच्चों देखो, अब नेक्स्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेथड ऑफ साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन का क्या क्या मेथड हैं? ठीक है बच्चों, तो बच्चों पहला मेथड क्या है? कटिंग, मतलब
कि कुछ कटिंग चाकू होंगे साइज रिडक्शन में। सपोज करें ये एक किसी चीज़ का साइज रिडक्शन होना है, तो चाकू होंगे और चाकू ये इसके ऊपर कट कर रहे होंगे। तो ये जब रोल करेंगे तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ों में कट जाएंगी ना, ये मटेरियल, ठीक है। तो कटिंग का इस तरह से होगा। देन है कंप्रेशन, मतलब दबाव, एक तरह से दबाव, ठीक है। तो कंप्रेस हो रही होगी चीज़ें तो फिर साइज रिड्यूस हो जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा। इम्पैक्ट कहाँ आता है? इम्पैक्ट का क्या मतलब है? इम्पैक्ट जब एक किसी चीज़ पर दूसरी चीज़ का फोर्स लगता है, इम्पैक्ट वहाँ पे होता है। तो कोई ऐसा मिल होगी, कोई ऐसी कटिंग मिल होगी या कोई ऐसा एपरेटस होगा, इंस्ट्रूमेंट होगा जो इसको इम्पैक्ट, मतलब कि वो मटेरियल होंगे काफ़ी, तो इनके ऊपर प्रेशर डाल रहा होगा और कट हो रहा होगा। देन एट्रीशन। एट्रीशन क्या होता है? एक तरह से हिंदी में समझ लो घिसाव, मतलब कि कुछ चीज़ें होंगी ऐसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर, उस मशीन के अंदर, जहाँ यहाँ ऐसे मटेरियल फंस रहे होंगे और इनमें रगड़ रगड़ लग रही होगी। तो जब बार बार रोटेट होता रहेगा तो उससे रिड्यूस हो जाएगा। कंबाइंड इम्पैक्ट एंड एट्रीशन। इम्पैक्ट एंड एट्रीशन का मतलब कि उसके ऊपर प्रेशर भी पड़ रहा होगा, एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर प्रेशर भी डाल रही होगी, और वो एट्रीशन मतलब कि और उसके बीच में घिसाव भी हो रहा होगा, तो साइज रिडक्शन हो रहा होगा। अब हम कुछ ही मिल पढ़ेंगे या कुछ ही तरीके देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में आते हैं। तो पहली कौन सी है? कटर मिल। कटर मिल को मैंने पहले ही बता दिया था कि क्या होंगे उसके अंदर, मेन कटर होंगे, बस ऐसे ही आप समझ सकते हो। मटेरियल क्या होगा तब जब ये ऐसे राउंड गोल गोल घूमेंगे तो वो मटेरियल जो है वो कट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो पढ़ो ज़रा, द साइज रिडक्शन, साइज का रिडक्शन इज डन बाय कटिंग, कटिंग के द्वारा होगा, विद द हेल्प ऑफ शार्प नाइफ, मतलब एकदम अच्छे से, एकदम धारदार, ऐसे बोल सकते हैं हिंदी में, धारदार चाकू, नाइफ, उसमें ब्लेड लगे हुए होंगे, किसमें? कटर मिल में, ठीक है। चलो देख लेते हैं अगर है या नहीं है। ये नज़र आ रही है आपको, ठीक है। ये एक रोटेटिंग नाइफ है ना, ब्लेड है ये जो रोटेट कर रही है, ये रोटेशन ऐसे होगा इसमें, ठीक है। ये रोटेशन हो रहा है, ठीक है, ये घूमेंगे, ठीक है। हॉपर, ये मतलब कि हॉपर का क्या मतलब है? हॉपर का क्या मतलब है? हॉपर का मतलब है जिसमें कि सैंपल डाला जाएगा, ऊपर से नीचे सैंपल आएगा और नीचे ये ब्लेड जा रहे होंगे। तो आप सपोज कर सकते हो ये तो इस तरह से घूम रहे हैं, इस तरह से मैंने दिखाई दिया, ये इस तरह से घूम रहे हैं, ऊपर से नीचे मटेरियल आएगा, ऊपर से नीचे जब मटेरियल आएगा और ये घूम रहे होंगे तो इसको कट करेगा, और ये रोटेटिंग, ये इस तरह से ये प्रॉपर घूमते रहेंगे। ओके बच्चों, ठीक है। प्रोडक्ट कहाँ से कलेक्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट नीचे से कलेक्ट हो जाएगा, डिफरेंट साइज का, ठीक है। मान लो ऊपर से गया है इस साइज का, ये साइज, ये नीचे से कट करते हुए, ये यहाँ पे कट करते हुए ये इनको काटा, इन्होंने, ये इनको काटा, और ये लास्ट में प्रोडक्ट जो मिला है हमें, ये सिंपल छोटे छोटे प्रोडक्ट हमें मिल गए, ठीक है बच्चों, ठीक है। स्टेशनरी लाइफ, स्टेशनरी ब्लेड, चाकू, स्टेशनरी मतलब जो अपनी जगह पर मूव नहीं कर रहे, वो यहाँ पे होंगे, ठीक है बच्चों। तो ये वो यहाँ पे होंगे, वो यहाँ पे होंगे। यूजेस देख लो अब इसके, साइज रिडक्शन ऑफ सॉफ्ट मटेरियल, तो ये इस यूज़ में आता है जो सॉफ्ट मटेरियल है, नेचर से भी जो मिलते हैं, प्रकृति से, प्लांट से, उनमें ये यूज़ किया जाता है। कौन सी मिल है बच्चों? ये कटर मिल, ठीक है, चाकू से कट जाएगी, चाकू टाइप होंगे। रूट्स देखो, ये नज़र लिखा भी है, रूट्स, वुड बिफोर एक्सट्रैक्शन। अब वुड मतलब लकड़ी, जैसे कोई भी चीज़ है, सपोज करो चंदन की ही लकड़ी है, चंदन का हमें सॉल्यूशन लेना है, ठीक है, चंदन की लकड़ी है, तो अब वो लकड़ी तो ऐसे होगी ना, तो पहले उसको नॉर्मल हथौड़ा से, मतलब नॉर्मल हम टुकड़ों में काट लेंगे, नॉर्मल जो प्रोसेस होती है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब जो ये इसका पार्ट है, ये ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े पार्ट लेके इस कटर मिल में ऊपर से फीड करे जाएंगे, फिर उसका बुरादा टाइप बोल सकते हैं, फाइन पाउडर हमें मिल जाएगा, मार्केट में आता भी है चंदन वगैरह का। समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। रोलर मिल, रोलर मिल देख सकते हो बाबू, रोलर मिल क्या है,
ठीक है, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बाबुओं बच्चों सही से पढ़ लो, नहीं तो एग्ज़ाम में बैक लग जाएगी। और आपको मैं बता दूं, बी फार्मा के बच्चों के लिए भी या फिर डी फार्मा के बच्चों के लिए भी, डी फार्मा के बच्चों के लिए भी, कि अगर जैसे डी फार्मा के बच्चे हैं 2 ईयर में आपको कंप्लीट करना है, अगर किसी पर्टिकुलर केवल एक सब्जेक्ट में ही बैक आती है तो उसके एग्ज़ाम मान लो आपने 1 साल बाद दिए, मतलब सेकेंड ईयर में सेकेंड ईयर की रह गई, 1 साल बाद एग्ज़ाम देंगे, तब तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन पीसीआई में नहीं होगा। जब तक टोटल डिप्लोमा डिग्री तब मानी जाती है जब तक कि बिल्कुल रजिस्टर्ड नहीं हो जाओ आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम भी नहीं कर सकते। इसलिए छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों अच्छे से पढ़ाई करो और डेली कम से कम, डिप्लोमा के बच्चे कम से कम डेली 2 घंटे पढ़ें और बी फार्मा के बच्चे कम से कम डेली 3 घंटे पढ़ें। ठीक है, तभी एक अच्छे से रूटीन में आपका सेमेस्टर पूरा हो सकता है विदाउट बैक के। रोलर मतलब क्या है बच्चों? रोलर मतलब क्या? रोल हो रहा होगा। ठीक है, अब इसे पढ़ते हैं। तो रोलर मिल क्या है? ठीक है, अब देखो रोलर मतलब रोल हो रहा था, मैंने बताया ही था। तो ये एक रोलर ये है, एक रोलर ये है, इनके ये इस साइड में रोल हो रहा है, ये इस साइड में रोल हो रहा है, ये देख सकते हो ये इस साइड में रोल हो रहा है, ये इस साइड में रोल हो रहा है। जब रोल हो रहा है तो इनके बीच में ये मटेरियल आया, ये कितना साइज का देख सकते हो आप, कितने साइज का ये आया, फिर उसका साइज ये हो गया, फिर धीरे धीरे मिक्स होता गया, फिर ये हो गया, धीरे धीरे हमारा लास्ट में मटेरियल का ये साइज मिल गया हमें। तो थोड़ी सी 2-3 लाइनें आप समझ गए ना। ये एक रोलर है, एक ए रोलर है, देन ये बी। ठीक है बच्चों, ये सही से लिख लेते हैं ए, थोड़ा सा पढ़ लो। द मटेरियल इज क्रश्ड, कचुम्बड़ बन जाता है, क्रश्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। अब बताओ इस पे क्या लग रहा है? ये तो मैंने थोड़े से बड़े बनाए हैं, इन पे क्या लग रहा होगा? प्रेशर लग रहा होगा ना, प्रेशर मटेरियल पे। तो बस ऐसे, ठीक है बच्चों, ये ऐसे समझ लो सही। तो ये हमें थोड़ा सा और इस तरह से आगे बनाना, तो प्रेशर लगेगा तो मटेरियल आगे को मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो आगे अब देख लेते हैं। हैमर मिल, हैमर मतलब वैसे हिंदी में हैमर क्या बोलते हैं? हथौड़ा, हथौड़ा होता है ना बच्चों, तो इसका क्या मतलब है? हथौड़ा। ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। प्रिंसिपल, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट। मैंने बताया था जब एक चीज़ दूसरे पे पड़ती है, एक चीज़ ये मटेरियल है, इसके ऊपर प्रेशराइज फॉर्म में कुछ दबाव डाला जाए, प्रेशराइज फॉर्म में तेज़ी से दबाव डाला जाए। ठीक है, यानी कि एक चीज़, ये चीज़ दूसरे पर प्रेशर डाल रही है, एक तरह से फोर्स डाल रही है, तो वो इम्पैक्ट कहलाता है। तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट दैट इज मटेरियल इज मोर और लेस स्टेशनरी। तो मटेरियल चाहे हिल रहा हो या नहीं हिल रहा हो या अपनी जगह पे हो, एंड इज हिट, हिट मतलब कि उससे मिलेगा, हिट होगा एकदम फोर्सफुली, बाय एन ऑब्जेक्ट, किसी चीज़ से, बाय मूविंग एट हाई स्पीड, कोई ऐसी चीज़ जो हाई स्पीड पे मूव कर रही है, सपोज करो ऐसे समझ लो ये, और ये हथौड़ा है। ठीक है, ये किसी मोटर से बना हुआ है और ये बार बार घूमता है और अपनी जगह पर आ जाता है, बार बार घूमता है अपनी जगह। अब यहाँ पे किसी ने मटेरियल रखा इतना, तो ये हथौड़ा जब घूमा इससे टकराया तो ये तो 2 हो जाएंगे। ठीक है, फिर ये 2 हो गए, अब एक ये हो गया, एक ये आ गया, फिर घूम रहा है, फिर इस 2 के 4 हो जाएंगे। तो ऐसे समझ लो। अब देख लो, ये यहाँ पे ये हैमर है, हैमर है और हैमर है, यहाँ पे फीड डाला गया, मतलब कि क्या डाला गया? मटेरियल डाला गया, और ये इतनी तेज तेज घूम रहे हैं। जब ये तेज तेज घूम रहे हैं, ये इस तरह से घूम रहे हैं, और जब तेज तेज घूमेंगे तो मटेरियल जो ये है, ये जो मटेरियल है, चारों जगह जो मटेरियल है, तो इसका थोड़ा थोड़ा मटेरियल टकराएगा, चूरा होगा और चूरा होगा, फिर दूसरी, ये तो घूमते ही रहेंगे ना, ये तो बच्चों घूमते ही रोटेट होते रहेंगे, तो यहाँ से मटेरियल आपस में नीचे होके पाउडर की फॉर्म में गिरने लगेगा। प्रोड्यूस इमीडिएट ग्रेड्स ऑफ इंटरमीडिएट ग्रेड्स ऑफ पाउडर, मतलब कि बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर, मतलब बहुत पतला पाउडर भी नहीं और बहुत ज़्यादा ये भी नहीं कि इतना मोटे मटेरियल भी नहीं और इतने बारीक भी नहीं, अपना एक नॉर्मल वे में पाउडर ये इंटरमीडिएट पाउडर बना देता। ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ सब्सटेंस, मतलब कि जो नेचुरल में मिलते हैं वो भी,
जो हम केमिकली होते हैं वो भी, और पैरासीटामोल वगैरह के पाउडर वगैरह और भी जितनी चीज़ें होती हैं जो एक पर्टिकुलर केमिकल्स हैं उनका साइज अगर ज़्यादा है तो वो प्रोसेस यूज़ की जाती है। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है, और जो किसके क्या प्रिंसिपल है इसका, इम्पैक्ट मतलब कि प्रेशर से तोड़ना, एक तरह से प्रेशर से तोड़ रहा है। समझ में आएगी बच्चों? कोई बात नहीं। अब एक बॉल मिल और पढ़ते हैं। बॉल मिल के बाद साइज सेपरेशन हमारा चैप्टर शुरू हो जाएगा। चलो बच्चों, बॉल मिल, तो बॉल मिल का ऐसे समझ लो, एक पर्टिकुलर ऐसे मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसके अंदर बॉल भरी गई हैं। ठीक है बच्चों, बॉल भरी गई हैं। अब बॉल इतनी सारी हैं इस तरह से। अब इसमें एक ऐसे मटेरियल भर दिया है जिसका, सॉरी ये मटेरियल जिसका हमें साइज छोटा करना है। तो जब बॉल प्रेशराइज बॉल होंगी, इधर उधर चलेंगी, तो ये मटेरियल टूटेगा ना, घर्षण नहीं होने का, इसमें टकराएंगी नहीं। तो जब टकराएंगी फोर्सफुली तो मटेरियल छोटा साइज में टूटेगा, बस इसी पे है। इसको घर्षण को जो मैंने बताया था इसको बोलते हैं एट्रीशन। तो बॉल मिल किस बेस पर है, एट्रीशन पे। ठीक है बच्चों, तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट, मतलब प्रेशर भी डलेगा, और एट्रीशन मतलब कि एक तरह से घर्षण भी होगा, इनसे घर्षण होगा तो भी छोटा होगा, और तेज़ी से वस्तु पे लगेंगी भी तेज़ी से। इसमें मतलब कि इम्पैक्ट क्या होता था, जब कोई एक चीज़ दूसरे मटेरियल पे या किसी चीज़ पर तेज़ी से लगती है, फोर्सफुली लगती है, तो क्या बोलते थे, इम्पैक्ट। तो यहाँ पे इम्पैक्ट भी काम कर रहा है, और बॉल आपस में भी तो आपस में घर्षण कर रही है ना, बॉल और मटेरियल आपस में घर्षण कर रहे हैं। तो एंड इम्पैक्ट एंड क्या हो गया, एट्रीशन, दोनों काम कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो ये स्टैंड है बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, ये स्टैंड बना हुआ है। ठीक है, ये बॉल है, ये क्या है, बॉल है ये, और ये क्या है, ये मटेरियल है। बॉल और मटेरियल का मूवमेंट होगा बॉल का, तो ये इन पे अट्रीशन होगा, इम्पैक्ट डलेगा प्रेशर से, तो ये टूटने लगेंगे। थोड़ी देर बाद इनको कलेक्ट कर लो, बस सिंपल। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रीशन, प्रोड्यूस वेरी फाउन पाउडर। अब बॉल इतनी सारी हैं कि लगते रहेंगे मटेरियल पर, लगते रहेंगे तो फाइन पाउडर बन जाएगा। एंड रिड्यूस साइज अ डिफरेंट डिग्रीज ऑफ हार्डनेस, मतलब कि क्या है ये, अगर कुछ मटेरियल ऐसा भी डला है कि कुछ ज़्यादा हार्ड है, कुछ उसके मॉलिक्यूल कह रहा हूँ सॉरी, कुछ उसके पार्ट ज़्यादा हार्ड हैं, कुछ थोड़े सॉफ्ट हैं, ये हर एक को एक समान तरीके से ही तोड़ देगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, चलो प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ते हैं साइज सेपरेशन।